Unacademy. Let's crack it. हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम अनुज गर्गे। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए 2022 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई एक बहुत ही फेमस किताब जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द डेकन्स। ये किताब को अनिरुद्ध कनिसेठी के द्वारा लिखा गया था और ये जो लॉर्ड ऑफ द डेकन्स नाम की किताब जो पब्लिश हुई 2022 के आसपास, इसमें अनिरुद्ध कनिसेठी भारत के साउथ पार्ट की बात करते हैं। खासकर इसमें बात की जाती है चालुक्य डायनेस्टी की और इसमें बात की जाती है पुलकेशिन सेकंड की। आप लोगों को पता होगा पुलकेशिन सेकंड एक बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे चालुक्य डायनेस्टी के। इनफैक्ट इनका नॉर्थ इंडिया के किंग हर्षवर्धन से भी स्ट्रगल हुआ था। हर्षवर्धन गुप्ता पीरियड के बाद लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग के रूप में आपको दिखेंगे और वो ऐसे किंग थे जो कि बहुत बड़े वॉरियर थे, पुष्यभूति डायनेस्टी से आते थे। और हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद पूरा भारत, हर्षवर्धन की डेथ के बाद 647 एडी में जब हर्षवर्धन की डेथ हुई, उसके बाद भारत में एक तरीके से कोई मजबूत पावर नहीं रही थी और फिर भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था, भारत में अरब इन्वेजन हुआ था कासिम का। तो हर्षवर्धन को तक एक तरह से चुनौती दी थी पुलकेशिन सेकंड ने, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। और लॉर्ड ऑफ द डेक्कन में इसी तरह से कई सारी साउथ की डायनेस्टीज के ऊपर अनिरुद्ध कनिसेठी ने बात करी। एक साउथ की हिस्ट्री को लिखने के पैमाने के तौर पे किसी भी हिस्टोरियन की, किसी भी इतिहासकार की एक नेचुरल कंप्लेंट रहती है, उसके मन की एक पीड़ा रहती है, उसके मन का भी कुछ दुख, दर्द और पीड़ा रहती है। और वो पीड़ा रहती है कि जब इंडिया की हिस्ट्री को लिखा जाता है, भारत का जब इतिहास लेखन किया जाता है, तो भारत के इतिहास लेखन में दिल्ली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या गैंगेटिक वैली को, गंगा घाटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और पूरे भारत के इतिहास को, पूरी इंडियन हिस्ट्री को गैंगेटिक वैली में जो पावर रूल कर रही है, गैंगेटिक वैली यानी कि गंगा घाटी के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में जो भी शक्ति शासन कर रही है, वो कैसी है शक्ति, वो पावरफुल है तो पूरे भारत में सब कुछ अच्छा है। और वहां अगर उथल पुथल चल रही है तो पूरे भारत में उथल पुथल चल रही है, ऐसा हिस्टोरियंस करने का प्रयास करते। मतलब वो गैंगेटिक वैली के इर्द गिर्द में रहने वाले राजा अगर स्ट्रांग है तो पूरे भारत में सब कुछ अच्छा है, अगर वीक है तो पूरे भारत में सब कुछ खराब है, ऐसा बताने की कोशिश हिस्टोरियंस करते। मतलब नॉर्थ की हिस्ट्री से आप पूरी इंडियन हिस्ट्री को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हो। अब अनिरुद्ध कनिसेठी और काफी सारे साउथ के हिस्टोरियंस का इसमें कंप्लेंट रहता है, ऐसा क्यों करें कि भैया आप नॉर्थ में जो भी चल रहा है उससे पूरे इंडिया को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी चीज उल्टी भी तो हो सकती है। हो सकता है कि एक पावर नॉर्थ में डिक्लाइन हो रही हो लेकिन साउथ में उसके बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हमें थोड़ा सा रीजनल डायनामिज्म, इस शब्द को आप ध्यान से सुनना, रीजनल डायनामिज्म इसका मतलब है क्षेत्रीय गतिशीलता पे भी तो ध्यान देना चाहिए। हमें कभी कभी रीजनल डायनामिज्म यानी कि क्षेत्रीय गतिशीलता पे भी तो ध्यान देना चाहिए। रीजनल डायनामिज्म यानी कि क्षेत्रीय गतिशीलता पे भी तो ध्यान देना चाहिए। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी एक साउथ का जो हिस्टोरियन रहता है उसका कंप्लेंट रहता है कि दूसरे राइटर्स जब भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ के गैंगेटिक वैली को सेंटर में रख के पूरी इंडिया की हिस्ट्री को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुगल्स की बात कर लो। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और हिस्टोरियंस का यह कहना है कि औरंगजेब की डेथ 1707 में होना, ठीक है, भारत में ना केवल मुगल काल के पतन का कारण बना। औरंगजेब की डेथ के चलते मुगल्स का तो डिक्लाइन हुआ ही सही, मुगल्स का तो डिक्लाइन हुआ ही सही, लेकिन मुगल्स के डिक्लाइन होने के साथ साथ, मुगलों का पतन होने के साथ साथ एक और चीज जो औरंगजेब की डेथ के साथ हुई वो था इंडिया में डार्क एजेस का आना,
भारत में अंधकार के युग का आना। मतलब इन्होंने भी क्या किया, हिस्टोरियंस जो भी ऐसा बोलते हैं वो भी क्या कोशिश करते हैं बोलने की कि भैया गैंगेटिक वैली, दिल्ली के आसपास जो भी चल रहा है वो पूरे भारत में ट्रांसलेट होगा, वो पूरे भारत को परिभाषित करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप क्षेत्रीय शक्तियों की गतिशीलता, डायनामिज्म को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भले ही मुगलों का पतन औरंगजेब की डेथ के बाद या औरंगजेब की डेथ के साथ चालू हो गया था उत्तर भारत में, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो कि फल फूल रही थी। इनफैक्ट प्रसन्न पारसारथी और डेविड वॉशब्रुक जैसे इतिहासकारों ने यह चीज भी बोली है कि जिस समय मुगलों का पतन हुआ उस समय में साउथ में कुछ ऐसे राज्य थे जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जिनका जीवन जीने का स्तर यूरोपियों से भी बेटर था, यूरोपियों से भी बेटर था। और यही इतिहासकार डेविड वॉशब्रुक और प्रसन्न पारसारथी इस बात को भी प्रूव कर देते हैं कि ना केवल साउथ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का स्तर बेटर हुआ करता था यूरोपियों की तुलना में, बल्कि यहां पे कमर्शियलाइजेशन भी बढ़ रहा था, बल्कि यहां पे मोनेटाइजेशन यानी कि मुद्रा प्रणाली का प्रचलन भी बढ़ रहा था, यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा था, औद्योगिकरण भी ठीक ठाक अवस्था में था। तो अगर साउथ में इस तरह की चीजें मुगलों के पतन के बाद भी चलती रहीं तो क्या हमें मुगल्स को केंद्र में रख के पूरे भारत को डिफाइन करना चाहिए, या हमको रीजनल डायनामिज्म को भी चेक करना चाहिए, हमें क्षेत्रीय गतिशीलता को भी चेक करना चाहिए? तो साउथ का कोई भी हिस्टोरियन एक नेचुरल कंप्लेंट रखता है कि भाई आप गैंगेटिक वैली से पूरे भारत के इतिहास को परिभाषित करना बंद करो कि मगध पे किसका रूल रहा, पाटलिपुत्र पे किसका रूल रहा, राजगृह पे किसका रूल रहा, ठीक है, कनौज पे किसका रूल रहा, दिल्ली पे किसका रूल रहा। तो दिल्ली पे औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब का जब दिल्ली पे से शासन कमजोर पड़ा तो पूरे भारत में कमजोरी आ गई, पूरे भारत में वीकनेस आ गई। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि औरंगजेब के पतन के बाद भी तो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे जहां पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि आर्थिक तरक्की चलती रही। तो इस बात का हमें अंत करना होगा। अब आप सोचेंगे कि सर आज के लेक्चर का टाइटल जो था वो तो नॉर्थ वर्सेस साउथ का नहीं था, वो तो इस बात को लेके नहीं था कि उत्तर भारत के इतिहास लेखन में क्या क्या कमियां हैं। आज का जो हमारा टाइटल था वो तो कहीं ना कहीं संगम पीरियड पे आधारित है, जो कि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एक्सीलेंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया आपको पता लगती है इससे, संगम लिटरेचर से, संगम साहित्य से। तो आप हमें अनिरुद्ध कनिसेठी, किसी भी साउथ के हिस्टोरियन की एक नेचुरल कंप्लेंट, उसकी मन की पीड़ा, ठीक है, के बारे में क्यों बता रहे हैं? आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही कि हमें एक पावर से पूरे भारत को डिफाइन नहीं करना चाहिए, हमें रीजनल डायनामिज्म यानी कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी देखना चाहिए। लेकिन आपने क्यों बताया? क्योंकि मित्रों कई बार ऐसा होता है कि हम यूपीएससी की हिस्ट्री को पढ़ते समय, यूपीएससी में जो आपको हिस्ट्री का सब्जेक्ट देखने को मिलता है उसके विषय में भी पढ़ते समय रीजनल डायनामिज्म को मिस कर देते हैं, क्षेत्रीय गतिशीलता को मिस कर देते हैं। हमारा फोकस जो होता है वो मेजॉरिटी टाइम, मुख्य रूप से हमारा जो फोकस होता है वो या तो मौर्यों के बारे में होता है एंशंट इंडिया में, या गुप्तों के बारे में होता है। और फिर एंशंट इंडिया से हम मौर्य और गुप्तों से बाहर निकलते तो हम मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते और मुगल्स के बारे में पढ़ते। लेकिन हमारा फोकस रीजनल पावर्स पे, छोटी छोटी शक्तियों पे नहीं रहता है, जैसे कि शक हो गए, जैसे कि कुषाण हो गए, जैसे कि इंडो ग्रीक्स हो गए, जैसे कि पार्थियंस हो गए, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे शुंग, कनव्स, सातवाहना और संगम पीरियड की 3 डायनेस्टी, चोला, चेरा और पांड्यास। तो हमारा फोकस हमेशा बड़े बड़े साम्राज्यों पर रहता है, छोटे छोटे साम्राज्यों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस बात को हमें इंप्रूव करना है हिस्ट्री की पढ़ाई करते समय, एक इतिहास के अभ्यर्थी होने के तौर पे। और यूपीएससी क्या कर रहा है कि आप लोगों से बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है जितना ये छोटे छोटे रीजनल डायनामिक पावर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो आज के टॉपिक से संबंधित ही
मैं आपको पिछले 2 साल की रूपरेखा दिखा देता हूं। लास्ट 2 इयर्स के जो संगम पीरियड है, अभी हम 2 मिनट में संगम पीरियड को शुरू करेंगे और मैं आपको सोसाइटी और लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक तो प्रॉब्लम की बात क्या होती है कि संगम पीरियड को पढ़ने से बच्चा इसलिए भी घबराता है क्योंकि इसमें थोड़ी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज आती है। अब जैसे कोई भी नॉर्थ का बच्चा अगर साउथ के नामों को पढ़ेगा और साउथ का बच्चा नॉर्थ के नामों को पढ़ेगा तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आना बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आप संगम लिटरेचर को पढ़ोगे, संगम साहित्य को, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक मेल कंकु साहित्य है, मेल कंकु लिटरेचर है, एक है केल कंकु लिटरेचर। ठीक है, फिर 5 एपिक्स निकल के आती हैं, उसमें शिल्पादिकरम है, मणि मेखलई है, जीवक चिंतामणि है और उसके साथ साथ तोलकापियम है। ठीक है, इलांको अधिकल एक नाम निकल के आता है, पत्नी कल्ट एक फॉर्मूला निकल के आता है साउथ में। तो थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी के, जैसे कि एक वीराकल प्रैक्टिस हो गई, एक नाडुकुल प्रैक्टिस हो गई, है ना, तो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स निकल के आते हैं। लेकिन मित्रों आप मान के चलिए आज के लेक्चर में हम सभी इन चीजों को कवर बहुत अच्छे से कर लेंगे और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं इस लेक्चर को कॉन्सेप्चुअल प्लस फ्लेक्चुअल दोनों मिक्स रखूंगा क्योंकि दोनों की आवश्यकता यूपीएससी के एग्जाम में है। कॉन्सेप्चुअल भी आ रहे हैं प्रश्न और फैक्चुअल भी आ रहे हैं। और याद रखना, फैक्ट जो होता है वो बड़ा बेवफा किस्म का होता है, आप कभी भी उसको भूल सकते हो। तो फैक्ट को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल मजबूती कर लो तो फैक्ट खुद ब खुद याद रह जाएगा। अगर आप केवल फैक्ट रटने की डायरेक्शन में गए, मेल कंकु, केल कंकु, शिल्पादिकरम, मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स वीराकल नाडुकुल आप भूल जाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप इसमें मिक्स करके देखोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो आज के लेक्चर में आपको पूरी की पूरी संगम लिटरेचर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी मैं बताऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मित्रों क्वेश्चन देखिए 2023 में, ठीक है, 2023 आपका जो 28 मई को पेपर हुआ था ना इसी साल का, उसमें 3 क्वेश्चन आए साउथ की हिस्ट्री से रिलेटेड। कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन आए। और 3 क्वेश्चन जो साउथ की हिस्ट्री से रिलेटेड थे उसमें से 2 तो संगम पीरियड से ही थे, 2 क्वेश्चन तो संगम पीरियड से ही आए। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था पोर्ट से रिलेटेड, यानी कि बंदरगाहों से रिलेटेड। अब मित्रों ये वाला जो एरिया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, भारतीय उपमहाद्वीप का, इसके आसपास समुद्र और पानी का क्षेत्र भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके सी पोर्ट्स होते थे, चोला, चेरा और पांड्यास के तीनों के होते थे। समझ में आ रहा है? इन तीनों के पोर्ट्स होते थे, चोला, चेरा और पांड्यास के सबके पोर्ट्स होते थे। जैसे पांड्यास जो होते थे वो रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे पल्स वगैरह की। ठीक है, जो चोलाज होते थे उनकी भी कॉटन टेक्सटाइल काफी फेमस थी सर। ठीक है, काफी फेमस थी उनकी कॉटन टेक्सटाइल्स। इनफैक्ट चोलाज ने एक डेडिकेटेड एरिया भी कर रखा था जिसका नाम था ओरायूर। तो ओरायूर नाम के एरिया से उनकी कॉटन की ट्रेड भी होती थी। तो इनके फेमस सी पोर्ट्स थे। तो यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि संगम पीरियड में जो कोरकई, फोमफोर और मुजरिस थे वो क्या थे, वो क्या थे? तो जो आपको ऑप्शन दिए थे कोरकई, फोमफोर और मुजरिस, ये तीनों पोर्ट्स हुआ करते थे। फिर एक क्वेश्चन आप देखो, संगम सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वटा की रुतल, वटा की रुतल से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। और फिर मित्रों यूपीएससी ने 2022 के एग्जाम में भी आप लोगों से एक क्वेश्चन संगम पीरियड से रिलेटेड पूछा था कि संगम सोसाइटी के क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। मतलब संगम सोसाइटी के लोग वर्ण सिस्टम के बारे में जानते थे कि नहीं? ठीक है, संगम सोसाइटी के लोग मैजिक में विश्वास करते थे कि नहीं? संगम सोसाइटी के लोग वॉरियर एथिक, मतलब जो वीर गाथा होती है उसमें विश्वास करते थे कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था वो संगम सोसाइटी की मान्यता से रिलेटेड। तो अपन वो सारी चीजों को देखेंगे। तो फॉर्मली मित्रों इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं। वैसे तो देखो यूपीएससी का पेपर थोड़ा ऐसा हो चुका है कि अब उसमें ज्यादा स्कोप नहीं बचता है आप लोगों का कि आप कोई भी ट्रिक अप्लाई कर सको, लेकिन फिर भी कुछ तो लॉजिकल रीजनिंग लगाई जा सकती है। तो मैं आप लोगों को एक प्रश्न तो बताऊंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती तो कैसे सॉल्व करते, और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी तो लॉजिकल रीजनिंग से आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते थे वो बताऊंगा। ओके, हम प्रश्नों को भी देखेंगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के भी, और मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी लाया हूं। तो कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है। अभी तक ब्रीफली मैंने आपको ये बताया यूपीएससी में पिछले
2 साल में साउथ की हिस्ट्री से 4 सवाल आ चुके हैं, जिसमें से 3 संगम पीरियड से रिलेटेड है। जैसा कोई भी एक हिस्टोरियन करता है कि वो नॉर्थ की हिस्ट्री से पूरे साउथ की हिस्ट्री को परिभाषित करता है, हमें वैसी गलती नहीं करनी है। हमें साउथ की हिस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं करना है, बोथ फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से भी मिस नहीं करना है, और रीजनल डायनामिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यूपीएससी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो सबसे पहले मैं संगम पीरियड के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले एक टाइमलाइन पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। तो लेट अस सी द टाइमलाइन। 322 बीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। 322 बीसी बेहद इंपॉर्टेंट ईयर है। क्या हुआ था 322 बीसी में? मौर्य एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो मौर्यन एम्पायर हुआ था एस्टेब्लिश्ड। और मित्रों 185 बीसी में मौर्य एम्पायर का एक राजा होता था जिसका नाम था बृहदत्त। उसकी हत्या कर दी गई थी उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और मौर्य एम्पायर का यहां पे डिक्लाइन हुआ। तो मौर्य एम्पायर यहां पे डिक्लाइन हुआ, मौर्य एम्पायर खत्म हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 185 बीसी से लेके 319 एडी तक, 319 एडी तक लगभग 500 ईयर्स हो गए। पहले तो आप बीसी से एडी आओगे तो 185 ईयर्स तो यही हो गए। बीसी से 185 बीसी से फर्स्ट एडी तक आने के लिए 185 ईयर्स ये हो गए, और फिर 185 प्लस 319 कर लो तो लगभग 500 ईयर्स के आसपास हो गए। तो ये जो 500 ईयर्स थे भारत के इतिहास के, ये जो 500 वर्ष थे, कब से कब तक के? मौर्यों के डिक्लाइन से लेके गुप्तास के राइज तक, मतलब जो गुप्त एम्पायर था आपका उसके उदय तक। 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और 319 यानी कि 319 एडी में गुप्त साम्राज्य का शासन चालू हुआ था, गुप्तों का उदय हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन से लेके गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच में ये जो 500 ईयर्स थे, 500 वर्ष थे, इनको आप बोलते हो पोस्ट मौर्यन पीरियड। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा इस बारे में, लेकिन एक हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और आपको पता होना चाहिए कि संगम पीरियड जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो वो कौन से टाइम पीरियड में आता है, उसके बाद का, उसके आसपास का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो संगम पीरियड जो आपका आता है वो पोस्ट मौर्यन एम्पायर का पार्ट है, पोस्ट मौर्यन पीरियड का पार्ट है। एम्पायर की जगह अपन इसको पीरियड बोल लेते हैं। तो ये पोस्ट मौर्यन पीरियड का पार्ट है। पोस्ट मौर्यन पीरियड वो पीरियड है जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, उसके बीच का पीरियड, यानी कि 185 बीसी मौर्यों के डिक्लाइन से लेके गुप्तास के राइज के बीच का पीरियड, जो 500 ईयर्स रहे थे, वो आपके पोस्ट मौर्यन पीरियड रहा, मतलब 185 से लेके 319 एडी तक। अब इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में मित्रों भारत में किसी एक पावर ने रूल नहीं किया है। मतलब जैसे मौर्यों के समय तो पूरा भारत पे मौर्य रूल कर रहे थे, समझ में आ रहा है आपको? और अगर आप गुप्तास की बात करोगे, गुप्त शासकों की, तो पूरे भारत पे गुप्तास ही शासन कर रहे थे, मेजॉरिटी भारत पे। लेकिन उस तरीके से इन 500 ईयर्स के बीच में कोई एक पावर भारत पे रूल नहीं कर रही थी, बल्कि मल्टीपल पावर्स रूल कर रही थी अलग अलग क्षेत्रों पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो नॉर्थ वेस्ट में टोटल 4 पावर्स आई। उत्तर पश्चिम के भारत पे टोटल 4 शक्तियों ने रूल करा था। एक तो थे इंडो ग्रीक्स, दूसरे थे शक जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, तीसरे थे पार्थियंस जो कि पर्शिया से आए थे, और चौथे थे आपके कुषाण जिसका एक फेमस रूलर होता था कनिष्क। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी कि मौर्योत्तर काल में जब मौर्यों का पतन हुआ, उससे बाद भारत पे उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में 4 पावर रूल कर रही थी, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस और कुषाण। ये सारी फॉरेन पावर थी, ये सारी विदेशी शक्तियां थी। सेंट्रल इंडिया में एक तो शुंग आएंगे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने आपको बताया था ना, उसने हत्या करी थी बृहदत्त की, जो मौर्य एम्पायर का आखिरी रूलर था। एक तो शुंग आएंगे और शुंग के बाद कनव आएंगे। आपने शुंग और कनव के बारे में भी हो सकता है सुना हो, जैसे कि एक तो शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग थे, फिर अग्निमित्र शुंग आएगा। वो अग्निमित्र शुंग जो था उसके ऊपर एक लिखी गई है किताब जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम को कालिदास ने लिखा था, और मालविका अग्निमित्रम में जो लीड कैरेक्टर हुआ करता था कालिदास की उस बुक का,
वो कौन था? अग्निमित्र शुंग था, जो कि शुंग डायनेस्टी का था। तो ये दोनों ब्राह्मण डायनेस्टी थी। सेंट्रल इंडिया में इन्होंने मौर्यों को सक्सीड किया था। और अगर आप आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की एरिया की बात करोगे तो यहां पे सातवाहनास थे। कौन थे? सातवाहनास थे। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में सातवाहनास थे। बाय द वे, यूपीएससी ने इस साल प्रीलिम्स के एग्जाम में, यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में सातवाहनास के ऊपर भी क्वेश्चन आया था सर। एक प्लेस की बात की गई थी जो कि एक बुद्धिस्ट साइट थी, जिसका नाम था धरनीकोटा। तो एक बुद्धिस्ट साइट थी धरनीकोटा, तो यह पूछा गया था ये धरनीकोटा कहां पे है, इस तरह का ही कुछ प्रश्न था, या किससे संबंधित है। तो वो धरनीकोटा जो साइट थी, जो बुद्धिस्ट साइट थी, वो सातवाहनास से रिलेटेड थी। हालांकि मित्रों सातवाहनास खुद ब्राह्मण्स थे, ठीक है, तो शुंग भी ब्राह्मण्स थे, कण्वा भी ब्राह्मण्स थे और सातवाहना भी ब्राह्मण्स थे। लेकिन सातवाहनास ब्राह्मण होने के बावजूद बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के लिए, बुद्धिज्म के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इनफैक्ट इन्होंने ना केवल धरनीकोटा में एक बुद्धिस्ट साइट बनाई, इन्होंने नागार्जुन कोंडा में भी एक साइट बनाई थी बुद्धिज्म के लिए। इनफैक्ट आप लोगों को 3 मेन कला देखने को मिलेंगी। एक है आपकी जो कला शैली है वो है मथुरा, दूसरी है गांधारा, तीसरी है अमरावती। तो एक तो मथुरा शैली हो गई स्थापत्य कला की, दूसरी हो गई आपकी अमरावती शैली, तीसरी आप लोगों की जो है वो आपकी गांधार शैली है। तो जो अमरावती शैली है ना बुद्धिज्म आर्ट और आर्किटेक्चर की, उसका डेवलपमेंट सातवाहनास के अंडर में हुआ था, जो कि खुद ब्राह्मण्स थे। तो ये चीज बताती है कि सातवाहनास भले ही ब्राह्मण्स थे, उसके बावजूद भी ये टॉलरेंट थे, सहिष्णुता थी इनमें दूसरे धर्मों के प्रति। क्योंकि बुद्धिज्म की काफी फेमस साइट नागा अर्जुन कोंडा और धरनीकोटा में भी कुछ साइट बुद्धिज्म की इन्हीं के अंदर में डेवलप हुई थी। और बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो सातवाहनास थे, इनके अंडर में अमरावती स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला की अमरावती स्टाइल, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है अमरावती स्टाइल, वो भी इन्हीं के समय में डेवलप हुई। तो ये खुद ब्राह्मण्स थे लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंट थे। तो एक ये चीज है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंट है, ये देखना आप कैसे यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन का आंसर देगी, आगे मैं बताऊंगा आपको बात। तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर में आपकी 4 डायनेस्टीज नॉर्थ वेस्ट में हो गई, जो कि फॉरेन डायनेस्टी हैं, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, ठीक है। फिर मध्य भारत में शुंग और कनव हो गए, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी है, भारतीय डायनेस्टी है। सातवाहनास आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में हो गए, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी है, इंडियन डायनेस्टी है। और उसी पीरियड में मित्रों आपको चोला, चेरा और पांड्यास देखने को मिलेंगे साउथ में। चोला, चेरा और पांड्यास देखने को मिलेंगे आपको दक्षिण में। और ये चोला, चेरा, पांड्यास को ही आप संगम डायनेस्टीज बोलते हो, इन्हीं को आप संगम काल का हिस्सा मानते हो। तो जब आप संगम काल की चर्चा करते हो तो आप कौन सी 3 डायनेस्टीज के बारे में चर्चा कर रहे होते हो? आप चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में चर्चा कर रहे होते हो। अभी अपन पढ़ेंगे कि संगम पीरियड का नाम संगम क्यों है, ठीक है। संगम में किसका संगम हुआ था? संगम का मतलब एक प्रकार का मेल होना है ना, संगम का मतलब एक प्रकार का मीटिंग होना है, असेंबली है। तो ये किसकी असेंबली थी? संगम पीरियड को संगम क्यों कहा जाता है उसमें आएंगे। लेकिन एक बार मित्रों, संगम पीरियड अपना किस पार्ट का हिस्सा है? पोस्ट मौर्यन पीरियड का हिस्सा है, मौर्योत्तर काल का हिस्सा है। और मौर्योत्तर काल में भारत में कोई एक डायनेस्टी रूल नहीं कर रही थी, बल्कि भारत में मल्टीपल डायनेस्टीज थी। और इस स्थिति को मित्रों, जब किसी भी एक देश में मल्टीपल राजवंश जब शासन करते ना, बहुत सारे राजवंश जब शासन कर रहे हो, तो उस स्थिति को मित्रों अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी मतलब विखंडित राज्यतंत्र। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, विखंडित राज्यतंत्र। विखंडित राज्यतंत्र का मतलब क्या हुआ? खंडित मतलब टूटा हुआ राजतंत्र, मतलब कोई एक पावर समूचे भारत पर शासन नहीं कर रही है, रूल नहीं कर रही है, बल्कि भारत में विखंडित राज्यतंत्र है। छोटे छोटे रूप में राजतंत्र खंडित हो चुका है, छोटी छोटी पावर में खंडित हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो ये रीजनल डायनामिज्म है, ये क्षेत्रीय गतिशीलता है। एक सेंट्रल पावर नहीं है, बल्कि मल्टीपल पावर से जो रीजन स्पेसिफिक है, जो क्षेत्र से कहीं ना कहीं स्पेसिफिक है। तो नॉर्थ वेस्ट की पावर ये हो गई। शुंग, कनवा, सातवाहना आपको सेंट्रल इंडिया और आंध्र और महाराष्ट्र के एरिया में देखने को मिलेंगे, तीनों ब्राह्मण से। और साउथ में चोला, चेरा, पांड्या से। अगर मित्रों आप इसी पर्टिकुलर चीज को देखेंगे तो ये मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से भी बना रखी है। इस पीपीटी को आप
अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीपीटी इफ यू वांट, इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और मित्रों, ये एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं. 1 मिनट आप लोगों का समय लेके मैं बस बता देता हूं आपको. ये हम जो सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए कि कैसे अनअकैडमी प्लस पे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं. टॉप 3 सीरीज, मतलब हर विषय के टॉप 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं इसका प्राचीन इतिहास का एक संगम लिटरेचर वाला पार्ट ले रहा हूं. दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी आप लोगों के लिए कंटिन्यूस सेशंस लाएंगे. 19 तारीख से सीरीज की शुरुआत हुई और 30 तारीख तक ये चलती रहेगी. डेली आपको 8 बजे किसी ना किसी टॉप एजुकेटर का किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित लेक्चर दिखेगा. तो इस बात को आप याद रखना. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसी वाले टॉपिक पे अपन वापस आते हैं. और अपन को स्थिति कुछ इस तरह से दिख रही है कि एक तो हमें पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मौर्योत्तर काल में 185 से लेके 319 एडी के बीच में 4 पावर देखने को मिल रही है. एक के बाद एक आएंगी उत्तर पश्चिम भारत में. इन सब का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है. कभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे. आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या आपको इन सारी शक्तियों के बारे में जानना है क्या, तो इसके ऊपर भी लेक्चर ले लेंगे. ठीक है. शुंग और कनव थे, सातवाहनास थे आंध्र और महाराष्ट्र के रीजन में, और चोला चेरा पांड्यास थे. और आज हमें संगम पीरियड के बारे में चर्चा करनी है, तो हमें इन्हीं के बारे में डिस्कस करनी है. चोला चेरा पांड्यास, संगम पीरियड. तो संगम पीरियड is a part of post Mauryan period. It is a part of what? It is a part of post Mauryan period. ये मौर्योत्तर काल का पार्ट है. ठीक है. मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम में भी शक्तियां थी, है ना. सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की रीजन में भी शक्तियां थी. उसी प्रकार से तमिलनाडु, केरला के क्षेत्र में भी शक्तियां थी, जो कि चोला चेरा पांड्या थे. इनको हम संगम डायनेस्टी बोल रहे हैं. सबसे पहले ये वर्ड समझे आप, संगम. और उससे भी पहले संगम पीरियड जो है वो आपका जो पीरियड कहा जाता है, संगम पीरियड, ये मित्रों कहीं ना कहीं कहा जाता है, संगम पीरियड का जो पीरियड है ना, ये संगम पीरियड का जो पीरियड है वो 300 बीसी से लेके 300 एडी तक का पीरियड कहा जाता है. मतलब आपके 600 ईयर्स हो गए, लगभग 600 ईयर्स हो गए. अब इस टाइमलाइन पे भी मित्रों इतिहासकारों में काफी विवाद है. कोई कहता है कि ये तो बहुत पहले से चल रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत पहले से चल रहा था. बहुत पहले से मतलब 800 बीसी से चल रहा था. लेकिन जो सर्वसम्मत टाइमलाइन है, जिसको अधिकतर इतिहासकारों ने माना है कि भाई यही टाइमलाइन है, तो वो 300 बीसी की है. संगम पीरियड मित्रों एक प्रकार से गोल्डन पीरियड था. किस चीज का गोल्डन पीरियड था? लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था. इनफैक्ट मैं बोलूंगा तमिल लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था. ये जो संगम पीरियड है, इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ तमिल लिटरेचर. इसमें जम के तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था. टोटल आप लोगों को हिस्ट्री में 3 संगम्स देखने को मिलेंगी. और क्योंकि ये वर्ड बार बार आ रहा है संगम, तो मैं आपको सबसे पहले इस वर्ड का मतलब ही समझाता हूं कि संगम का मतलब क्या है. संगम का मतलब बेसिकली मित्रों एक मीटिंग से है. आप इसको मीटिंग भी बोल सकते हो, आप इसको एक असेंबली भी बोल सकते हो. तो पॉपुलर माइथोलॉजी के हिसाब से और हिस्ट्री के हिसाब से टोटल 3 संगम्स, 3 मीटिंग्स हुई थी, 3 असेंबलीज हुई थी. गॉड्स की, पोइट्स की. और ये गॉड्स और पोइट्स की जो असेंबलीज हुई थी, उन असेंबली से, उन सभाओं से निकलने वाले लिटरेचर को, उन सभाओं से निकलने वाले साहित्य को आप संगम लिटरेचर, संगम साहित्य बोलते हो. व्हाट इज संगम लिटरेचर? असेंबलीज हुई थी. और इसका भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसकी थोड़ी सी और फैक्चुअल डिटेल में आपको बताऊं अगर, तो ऐसा कहा जाता है ये तीनों संगम 9990 ईयर्स, 9990 वर्षों के टोटल टाइमलाइन में हुई थी. 9990 ईयर्स, 9990 वर्षों के टाइमलाइन में हुई थी. लगभग इन संगम्स को 197 पांड्यन किंग्स ने हेड किया. पांड्यन किंग्स आपको याद आ रहा है ना, चोला चेरा पांड्या हुआ करते थे, चोला चेरा पांड्या होते थे. ठीक है. तो उसमें से एक पांड्यास थे.
तो पांड्यन जो 197 पांड्यन किंग्स हैं, उन्होंने इन 3 संगम असेंबली को, जो कि 9990 ईयर्स के कार्यकाल में हुई थी, उनको अटेंड किया था और टोटल 3 संगम हुई थी। अब आप कहोगे कि सर, और इस 3 संगम में भी मित्रों मैं आपको बता दूं, टोटल जो 3 संगम हुई थी, पहली संगम को, पहली असेंबली को ईश्वर ने, गॉड ने अटेंड किया था, दूसरी को देवताओं ने अटेंड किया था और तीसरी को पोइट्स ने अटेंड किया था। तो गॉड एंड देवता, पहली को ईश्वर मतलब देवी देवताओं ने अटेंड किया था पहली संगम को, दूसरी संगम को देवताओं और पोइट्स ने अटेंड किया था और तीसरी संगम को पोइट्स ने अटेंड किया था। तो जब देवताओं की मीटिंग हुई, ठीक है, और उससे जो लिटरेचर निकला, तमिल लिटरेचर निकला, उसको आप संगम लिटरेचर बोलते हो। और मित्रों, तीनों संगम से, तीनों असेंबली से जो तमिल लिटरेचर निकला, वो संगम लिटरेचर है, वो संगम साहित्य है। हालांकि मित्रों, पहली और दूसरी संगम जो हुई थी वो बहुत पहले हुई थी, ठीक है, तो उनका अपन को कुछ इतना वर्क मिलता नहीं है, प्राप्त नहीं होता है, नष्ट हो गया है वो लिटरेचर, हमें वो प्राप्त नहीं हो पाया है। तो पहली और दूसरी संगम असेंबली से हमें ज्यादा कुछ, पहली से सब बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुआ है लिटरेचर। आप देखो कि कितने साल पहले हुई होगी पहली संगम, पहली असेंबली। तो पहली संगम से, पहली असेंबली से हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें पता है कि कुछ तो हुआ था, क्या हुआ था हम प्राप्त नहीं कर पाए उसको। सेकंड संगम से भी हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, हमें केवल तोलका पीयम प्राप्त हुआ, तोलका पीयम प्राप्त हुआ है, जो कि तोलका पियर ने लिखी थी, जो कि एक तमिल पोइट थे, तोलका पीयम, उन्होंने लिखी तोलका पियर, जो कि तमिल ग्रामर के ऊपर मुख्य रूप से आधारित है। तो सेकंड संगम से हमें मिलती है तोलका पीयम, जो कि तोलका पियर ने लिखी, जो कि तमिल ग्रामर के ऊपर मेजरली बेस्ड है। अब उसमें थोड़े दूसरे एलिमेंट भी है, जैसे कि फिलोसॉफी वगैरह के बारे में, सोसाइटी वगैरह के बारे में तोलका पीयम में लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो तोलका पीयम है वो तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। तो पहली असेंबली और दूसरी असेंबली से हमें कुछ नहीं मिला लिटरेचर, केवल सेकंड असेंबली से हमें तोलका पीयम मिला है, जो कि मेजरली मुख्य रूप से तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। और डेफिनेटली मित्रों, तीसरी संगम से हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स मिली हैं तमिल लिटरेचर की, बहुत ज्यादा हमें सामग्री मिली है, साहित्य मिला है तमिल भाषा का। तो पहले तो आप अपने दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी लाओ। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो रहे होंगे कि सर ऐसा भी हुआ होगा क्या कि देवी देवताओं ने असेंबली करी होगी ऑर्गेनाइज और उससे तमिल लिटरेचर निकला होगा। तो कभी कभी कोई एक इतिहास का छात्र रहता है तो उसके मन में भी एक दुविधा आती है कि माइथोलॉजी से कैसे डील करें, जो माइथोलॉजी होती है उससे कैसे अपन हिस्ट्री को निकालें। तो थोड़ी समय बाद मैं आपको हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में समझाऊंगा, लेकिन एक बार अपने दिमाग में इन चीजों को बिठाएं। 9900 ईयर्स तक ये 3 संगम चली, जिनको कभी देवताओं ने हेड करा, कभी देवता और पोइट्स ने हेड किया, और कभी तीसरी जो संगम थी वो केवल तमिल पोइट्स ने हेड करी थी। और इन तीनों की तीनों संगम से, असेंबली से जो डिस्कशन हुआ, उससे जो लिटरेचर निकला उसको संगम लिटरेचर बोलते हैं, जो कि मेजरली तमिल भाषा का एक प्रकार से लिटरेचर है, साहित्य है। पहली और दूसरी संगम से हमें ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। पहली और दूसरी संगम से हमें केवल तोलका पीयम प्राप्त हुआ है, जो कि तोलका पियर ने लिखी थी, जो कि मुख्य रूप से तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। और तीसरी संगम से हमें बहुत कुछ मिला है, उसके ऊपर अपन आएंगे। उसके पहले आप लोगों का एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच का रिलेशनशिप। तो देखिए, उस बात को आप समझने की कोशिश करें। मित्रों, माइथोलॉजी जो होती है उससे भी कभी कभी हमें हिस्ट्री को निकालने की कोशिश करना चाहिए। और मैं आपको एक पॉपुलर माइथोलॉजी कहानी बताता हूं। इनफैक्ट 2-3 कहानियां आज आपको बताऊंगा, क्योंकि तमिल लिटरेचर में मित्रों 2 बड़ी फेमस एपिक्स हैं। टोटल 5 एपिक्स हैं, उसमें से 2 बड़ी फेमस हैं।
एक का नाम है शिल्पादिकरम यानी कि पायलों की कथा, और दूसरे का नाम है मणिमेखलई। और जो ये दोनों हैं ये पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह है। मतलब शिल्पादिकरम जो है वो पार्ट 1 है एक कहानी का, और वही शिल्पादिकरम आगे मणिमेखलई नाम की एपिक में, स्टोरी में आगे चलती है। तो वो भी मैं आपको दोनों कहानियां बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऋषि अगस्त्य जो होते थे उनकी ट्रेवल, उनकी यात्रा जब उत्तर से दक्षिण की तरफ हुई, तो वो कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़ी पॉपुलर माइथोलॉजिकल स्टोरी है और इसमें काफी सारे लेसन्स छुपे हैं। और देखो इसकी मदद से यूपीएससी का पीवाईक्यू कैसे सॉल्व होगा, और आपका हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच का कनेक्शन आप थोड़ा समझ पाओगे, और कैसे उसको आपको लेना चाहिए माइथोलॉजी को इतिहास के तौर पे, वो भी आप समझ पाओगे। तो देखो क्या हुआ था, एक ऋषि अगस्त्य थे, और एक पॉपुलर माइथोलॉजिकल बिलीफ के हिसाब से, एक पॉपुलर कहानी के अनुसार, ये ऋषि अगस्त्य एक बार क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे होते हैं। अब जब ये ऋषि अगस्त्य उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाते हैं, तब बीच में इनको मिलता है एक विंध्य पर्वत, एक विंध्य पर्वत मिलता है। और आपने ये विंध्य पर्वत या विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में सुना होगा। अगर आप हिस्ट्री भी आप पढ़ते हो तो भी आपने सुना होगा, क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप पढ़ोगे, वो देवगिरी या दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट करेगा, तो उसको भी विंध्याचल माउंटेन रेंजेस से होके जाना पड़ेगा। और अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान, जब आप समुद्रगुप्त के साउथ के कैंपेन अशोक की बात करते हो, तब आप विंध्याचल माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ते हो। अब विंध्याचल माउंटेन रेंजेस को जब, मतलब ऋषि अगस्त्य नॉर्थ से साउथ की ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जाना है उनको, बीच में पड़ रहा है विंध्याचल पर्वत। और एक माइथोलॉजी के हिसाब से यह विंध्य पर्वत एक अर्ध देवता था। अर्ध देवता का मतलब, एक प्रकार से अर्ध देवता था मतलब क्या हुआ, आधा देवता था, मतलब इसमें देवीय शक्तियां थी। तो इसके मन में शरारत जागी, और जैसे ऋषि अगस्त्य विंध्य पर्वत के पास पहुंचे, क्योंकि उनको साउथ में जाना है, तो इसके मन में शरारत आ गई। पर्वत अर्ध देवता था तो ये अपने साइज को बढ़ा लेता था, तो इसने अपने साइज को बढ़ा लिया। अब जब इसने अपने साइज को बढ़ाया तो ऋषि अगस्त्य को और डिफिकल्टी होने लगी, और बढ़ाता चला गया साइज को, और डिफिकल्टी हो रही है। और फिर प्राचीन समय में आपने देखा कि ऋषि मुनि जल्दी गुस्सा भी खा जाते थे। तो जब ऋषि अगस्त्य पार नहीं कर पा रहे और अर्ध देवता विंध्य पर्वत की शरारतें जारी रही, तो उन्होंने अपने पास जो एक वो था, वज्र था, वो निकाल लिया और जोरदार मारा विंध्य पर्वत पे। अब विंध्य पर्वत को रियलाइज हो रहा है, तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने। तब विंध्य पर्वत अपने असली आकार में आता है, और वो ऋषि अगस्त्य को जाने की परमिशन देता है कि आप जाइए, आप नाराज मत हुइए। जो अर्ध देवता था वो अपनी गलती को पहचान के अब जाता है, और ऋषि अगस्त्य फिर अपनी साउथ की ट्रेवल को कर पाते, दक्षिण में वो जा पाते। और ऋषि अगस्त्य की जो उत्तर से दक्षिण की ट्रेवल थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेवल है, क्योंकि इट विल लीड टू द डिफ्यूजन ऑफ द नॉर्थ कल्चर इन साउथ। क्योंकि इसी के चलते फिर उत्तर का जो सांस्कृतिक चीजें थी, जो संस्कृति थी, वो साउथ में भी डिफ्यूज होगी, और बाद में ऐसा होगा कि साउथ की नॉर्थ में भी डिफ्यूज होंगी। लेकिन उत्तर, अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि संगम पीरियड के लोग वर्ण सिस्टम के बारे में जानते थे, तो संगम पीरियड के लोग उत्तर में जन्मे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जन्मे वर्ण सिस्टम के बारे में क्यों जान रहे? क्योंकि ऋषि अगस्त्य की ट्रेवल हो रही है नॉर्थ से साउथ में, और अगर नॉर्थ से साउथ ट्रेवल हो रही है ऋषि अगस्त्य की, तो बहुत हद तक कल्चर डिफ्यूजन हो रहा है, नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हो रहा है। तो नॉर्थ के वर्ण सिस्टम के बारे में ये भी जानेंगे, साउथ के लोग भी जानेंगे। हालांकि वर्ण सिस्टम का उतना रेडिकल इंप्लीमेंटेशन कभी साउथ में नहीं हुआ जितना कि नॉर्थ में था, लेकिन एटलीस्ट द संगम पीरियड के लोग वर अवेयर ऑफ द वर्ण सिस्टम ऑफ द नॉर्थ, वो उत्तर के वर्ण के सिस्टम के बारे में जानते थे। अब इस पॉपुलर माइथोलॉजी की कहानी से आपने दो चीजें निकाली। एक चीज क्या निकाली जो अपनी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है? पहली चीज ये निकली कि जब आप नॉर्थ से साउथ का ट्रेवल करते हो, तो आपको एक ज्योग्राफिकल बैरियर का सामना करना पड़ता है, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, ये माइथोलॉजिकल कहानी के हिसाब से अपन को समझ में आया कि उत्तर से यदि आप दक्षिण जाते हो तो आपको भौगोलिक रुकावटें आती हैं, आपको विंध्याचल पर्वतमाला के रूप में,
और यही हुआ, ये भौगोलिक रुकावटों का सामना कितने लोगों को करना पड़ा। और इसी भौगोलिक रुकावट के चलते किसी भी नॉर्थ के शासक को साउथ में रूल करने में प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से दिक्कत आती थी। क्योंकि अगर वो साउथ में डायरेक्ट रूल करना चाहेगा तो उसको अपनी पूरी आर्मी विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके लाना पड़ेगी, जो कि दिक्कत थी। और मान लो वो साउथ में रूल करने लगा और उस समय नॉर्थ में किसी ने हमला कर दिया, तो वो जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला को पार करेगा, उसके पहले उसका साम्राज्य छिन जाएगा उससे। तो इस पॉपुलर ऋषि अगस्त की कहानी से हमने एक चीज क्या निकाली इतिहास की, कि एक चीज यह है कि नॉर्थ से साउथ जब आप ट्रेवल कर रहे हो तब आपको भौगोलिक रुकावटों का सामना विंध्याचल पर्वतमाला के रूप में करना पड़ रहा है, क्योंकि ऋषि अगस्त को भी करना पड़ा था। दूसरी चीज हमने क्या निकाली कि जब नॉर्थ से साउथ में इनकी यात्रा होगी ऋषि अगस्त की, तो कल्चर डिफ्यूज होगा, ये लोग वर्ण सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे जैनिज्म और बुद्धिज्म भी यहां पे आएगा। कभी आप लोगों से, माफी चाहूंगा, तो कभी आप लोगों से मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी ये लोग जानते थे, संगम पीरियड के लोग, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपका ठीक चीज होगी, क्योंकि संगम पीरियड के लोग जो थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी जानते थे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जो मनी मेकलई कहानी है, उसमें जो मनी मेकलई कैरेक्टर है, वो मनी मेकलई तो एक बुद्धिस्ट नन बनना चाहती थी, मतलब बुद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी वो, ठीक है। वो बुद्धिज्म को अपनी लाइफ को डेडिकेट करना चाहती थी। वो उदय कुमार के साथ, एक प्रकार से जो किंग हुआ करते थे, उनके साथ मैट्रिमोनियल या विवाह में नहीं पढ़ना चाहती थी। तो वो बुद्धिज्म के बारे में इस तरह से आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद उस पर अपन आएंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। अगेन हम दो तीन चीजों को रिकॉल करते हैं। पहली बात, हमारा ये जो संगम पीरियड है वो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर का पार्ट है, और पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में हमें रीजनल, एक प्रकार से फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, विखंडित राज्यतंत्र, मल्टीपल पावर है। साउथ में संगम डायनेस्टीज हैं, चेरा चोरा पांड्या। इन संगम डायनेस्टी को, संगम वर्ड का मतलब हमने समझा 9,990 वर्षों तक असेंबलीज चलती नहीं थी, 3 असेंबली हुई। दूसरी से निकला तोल्कापियम, जो कि तोल्कापियर ने लिखा था, जो कि मेजरली तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और माइथोलॉजी से हिस्ट्री के कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हैं कि एक तो नॉर्थ से साउथ में जाने पे ज्योग्राफिकल बैरियर, भौगोलिक रुकावटें आती हैं, लेकिन नॉर्थ से साउथ जो ऋषि अगस्त की ट्रेवल हुई वो बताती है कि नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हुआ। अब जब नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज होगा तो वर्ण सिस्टम भी जा रहा है, तो वर्ण सिस्टम के बारे में भी इनको पता लग रहा है। नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज होगा तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी पता लग रहा है। और कहीं ना कहीं उत्तर भारत में एक मोक्ष की अवधारणा भी आ गई थी, सेल्वेशन, मोक्ष, ठीक है। उपनिषद ने तो मोक्ष की बात करी थी एक तरह से, उपनिषद ने, तो मोक्ष के बारे में भी इनको पता लगेगा। अब देखो मित्रों, ये सारी चीजें ना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी। उसके पीछे का रीजन आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जो यूपीएससी में आप लोगों से पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, हालांकि डिटेल में चर्चा अपन बाद में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो इनमें से संगम साहित्य के बारे में क्या सही है? तो एक ऑप्शन आप देखिए था, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ण सिस्टम वाज नोन टू द संगम पॉइंट्स। तो हमको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि जो एक सोशल क्लासिफिकेशन था, सोशल मतलब सामाजिक, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, तो जो सामाजिक वर्गीकरण था वर्ण सिस्टम का, सामाजिक वर्गीकरण कैसे था वर्ण सिस्टम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसके बारे में संगम पॉइंट्स जानते थे। संगम पॉइंट्स वर्ण सिस्टम के बारे में भी जानते थे, सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानते थे, जैनिज्म के बारे में भी जानते थे, बुद्धिज्म के बारे में भी जानते थे, और उसके साथ साथ संगम पॉइंट्स जो थे वो मोक्ष की अवधारणा से भी परिचित होंगे। और इसके पीछे का बहुत रीजन था, उत्तर के कल्चर का साउथ में डिफ्यूज होना, और उत्तर के कल्चर का साउथ में डिफ्यूज होने के पीछे की एक पॉपुलर माइथोलॉजिकल कहानी अपन सुन चुके हैं, जिसका नाम है ऋषि अगस्त का ट्रैवल। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स टू सी द बिग पिक्चर। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं आपको समझते आई होगी, ठीक है। तो ये अपनी चीजें हुई अभी तक। तो अगर मैं तमिल लिटरेचर की ही बात करूं तो तमिल लिटरेचर से रिलेटेड अपन बात करते हैं, ओके। पहली चीज है अपना जो सेकंड संगम थी आपकी, फर्स्ट संगम से तो इतना कुछ निकला नहीं था, और जो सेकंड संगम थी आपकी, चलो तीनों के बारे में अपन एक माइंड मैप बनाते हैं। ऐसा करते हैं कि तीनों के बारे में बनाते हैं।
तो यहां पे आपकी फर्स्ट संगम है, यहां पे आपकी सेकंड संगम है, और यहां पे आपकी थर्ड संगम है। और तीनों को अगर अपन समझने का प्रयास करें तो पहली में से तो नो लिटरेरी वर्क, कोई लिटरेरी वर्क नहीं मिला है आपको। और पहली संगम जो हुई थी वो मदुरई में हुई थी, मदुरई में हुई थी, ठीक है। और जो दूसरी है उससे निकला है अपन को तोलकापियम, तोलकापियम, जो कि मेजरली तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। तोलकापियर ने तोलकापियम लिखी थी, मेजरली तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, हालांकि छोटी छोटी चीजें दूसरी भी देखने को मिलती हैं। ये हुई थी कपाड़पुरम में, कपाड़पुरम में, ठीक है। और जो तीसरी संगम हुई थी उससे तो बहुत वॉल्यूम्स मिली हैं, अभी इसकी वॉल्यूम्स में ही डिटेल में जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। और ये हुई थी मदुरई में, ये भी मदुरई में हुई थी। तो कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि तीनों की तीनों संगम मदुरई में हुई थी, तो आप याद रखना तीनों की तीनों संगम मदुरई में नहीं हुई थी, क्योंकि एक संगम या एक असेंबली जो हुई थी पोइट्स की वो कपाड़पुरम में हुई थी। कपाड़पुरम इज ऑल्सो नियर टू मदुरई, राइट, बट तीनों की तीनों जो संगम हुई थी वो तीनों मदुरई में नहीं हुई थी, एक कपाड़पुरम में हुई थी सेकंड नंबर की। और ये तीनों की तीनों संगम को हेड जो किया था वो पांड्यन किंग्स ने किया था, याद रखना, तीनों की तीनों वाज हेडेड बाय पांड्यन किंग्स, ओके। तो बेसिक चीजें अपनी हो चुकी हैं यहां तक। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी या खुद के दिमाग में भी आप कैलकुलेट करते चलें कि क्या क्या अभी तक अपन ने पढ़ लिया और कैसे माइथोलॉजी और हिस्ट्री का कनेक्शन होता है, ठीक है। वो अभी आपको मैं चीजें थोड़ी सी नोट करके भी दिखा दूंगा, पीपीटी में से भी दिखा दूंगा। तो पहली संगम में कोई लिटरेचर वर्क नहीं मिला, मदुरई में हुई। दूसरी संगम से तोलकापियम मिला, मुख्य रूप से तमिल ग्रामर के ऊपर आधारित है, कपाड़पुरम में हुई, मदुरई के नजदीक। और तीसरी से काफी वॉल्यूम्स में काम मिला जो कि मदुरई में हुई, तीनों की तीनों मदुरई में नहीं हुई क्योंकि सेकंड कपाड़पुरम में हुई थी, लेकिन तीनों को तीनों हेड किया था पांड्यन किंग्स ने, ठीक है। पांड्यन किंग्स की जो कैपिटल होती थी वो मदुरई होती थी, इसलिए कपाड़पुरम भी मदुरई के नजदीक था जहां पे सेकंड संगम हुई थी। सबसे पहले ऐसा करते हैं, तमिल लिटरेचर की ही जब बात छिड़ी है तो बात छिड़ी है तो दूर तलक जाएगी, तो अपन समाज वगैरह पे पढ़े उससे पहले अपन लिटरेचर को ही समझते हैं, ठीक है। और लिटरेचर में हमें सेकंड संगम की तोलकापियम तो क्लियर ही हो गई है, मेजर रूप से तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, हालांकि इसमें फिलोसफी वगैरह सोशल लाइफ भी है। मुख्य रूप से 80% कंटेंट इसका ग्रामर है, दूसरा भी है। अब आपसे कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि तोलकापियम इज ओनली डेडिकेटेड टू तमिल ग्रामर, गलत है। इट इज नॉट ओनली डेडिकेटेड, इट इज डेडिकेटेड, इट इज मेजरली डेडिकेटेड बट नॉट ओनली डेडिकेटेड। ओनली शब्द का प्रयोग एक्सट्रीम हो जाएगा क्योंकि दूसरे भी माल यहां पे है। अब हमें देखना है कि जो तीसरी संगम से इतना वॉल्यूम में काम मिला और जो बहुत मजेदार है, डिफिकल्ट है समझने को, उसको पढ़ते हैं थोड़ा। तीसरी संगम से जो अपना माल निकला, और वो मैं पीपीटी में भी आपके लिए लाया हूं, आप चिंता मत करना, ठीक है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको पढ़ा रहा था। वी शुड ट्राई टू डिकोड हिस्ट्री फ्रॉम माइथोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल ऋषि अगस्त जर्नी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड आस्किंग विंध्य पर्वत टू रिड्यूस इटसेल्फ is mythology, but it tells that north culture diffused in south due to the travel of ऋषि अगस्त। तो ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि हमें हिस्ट्री में से माइथोलॉजी निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऋषि अगस्त का उत्तर से भारत दक्षिण में जाना ये बताता है कि एक तो दिक्कत आती है जाने में, दूसरा एक प्रकार से कल्चर डिफ्यूज होगा, जैसे वो लोग जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में जान पाए, मोक्ष की अवधारणा फिर साउथ में आई, उसके साथ साथ वर्ण सिस्टम के बारे में जाना, तो ये पॉइंट अपन ने पढ़ा। द पीपल ऑफ फार साउथ वर सिंगिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ लव एंड वॉर। इसके ऊपर मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर थोड़ी देर बाद आऊंगा, थोड़ी देर बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर आऊंगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ पीपीटी में भी दे रखा है जो कि डाउनलोडेबल है। सबसे पहले आपको खाली स्लाइड पे समझाता हूं। तो एक हो गया अपना तोलकापियम, ये तो अपन ने पढ़ लिया, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आते हैं अपन दूसरे लिटरेचर पे। तो बेसिकली मित्रों मैं आपको जो दूसरे लिटरेचर पढ़ा रहा हूं उसमें एक तो मैं आपको मेल कंकु लिटरेचर पढ़ाऊंगा, दूसरा मैं आपको केल कंकु लिटरेचर पढ़ाऊंगा, ये क्या होता है, और फिर मैं आपको जो 5
तमिल एपिक्स हैं, 5 मेन तमिल कहानियां हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है शिल्पादिकरम, इसको कहा जाता है द स्टोरी ऑफ एनक्लेट। एनक्लेट का मतलब पायल, तो पायलों की कथा है शिल्पादिकरम, एक उसके बारे में पढ़ाएंगे, और एक मनी मेकलई के बारे में पढ़ाएंगे। मनी मेकलई के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एसोसिएटेड कहानियां हैं, इनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेलकंकु लिटरेचर क्या है और केलकंकु लिटरेचर क्या है। मेलकंकु साहित्य और केलकंकु साहित्य, मित्रों देखो इसको समझना डिफिकल्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन आप थोड़ा फोकस होके बैठेंगे और मेरी बात को समझेंगे तो ये डिफिकल्ट चीज आपको ना केवल इजी लगेगी बल्कि हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो मेलकंकु लिटरेचर, ध्यान से आप समझना और लिखते भी चलना। मेलकंकु लिटरेचर अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में, अपने चरित्र में एक प्रकार का एक नैरेटिव लिटरेचर है। अब व्हाट इज नैरेटिव लिटरेचर, इसको अपन देखेंगे। हिंदी में इसको आख्यानात्मक साहित्य बोलते हैं। आख्यानात्मक, नैरेटिव को बोलते हैं आख्यानात्मक। और केलकंकु लिटरेचर अपने नेचर में डिडैक्टिक है, मतलब उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक है और इसमें बहुत सारी कहानियां छुपी हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके पिछले सालों के भी बनेंगे, और मैं इस बात की गारंटी दे देता हूं अपकमिंग ईयर्स के भी बनेंगे, आपके अपकमिंग ईयर्स के भी बनेंगे। ओके, तो व्हाट इज मेलकंकु लिटरेचर, व्हाट इज मेलकंकु केलकंकु लिटरेचर। मेलकंकु लिटरेचर नैरेटिव है, आख्यानात्मक है, और डिडैक्टिक है केलकंकु लिटरेचर, मतलब ये उपदेशात्मक है। व्हाट इज नैरेटिव लिटरेचर, व्हाट इज डिडैक्टिक लिटरेचर, उपदेशात्मक और आख्यानात्मक क्या होती है, अपन इसको समझते हैं। तो मेलकंकु लिटरेचर में मित्रों मेजरली बात की जा रही है, मुख्य रूप से मेलकंकु लिटरेचर में बात की जा रही है आप लोगों से कौन से कलर का पेन इस्तेमाल करें। चलो ये करते हैं। तो मेलकंकु लिटरेचर में आपसे बात जो की जा रही है वो इसमें जो पोएट्री है, इसमें जो मतलब एक प्रकार से जो कविताएं हैं वो लव और वॉर के ऊपर बेस्ड है। लव और वॉर के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको हीरोइक पोएट्री का मतलब जो वीर गाथा होती है ना, वीर गाथा, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हीरोइक पोएट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मेलकंकु लिटरेचर लव और वॉर के ऊपर बेस्ड है। अभी देखना कैसे कनेक्ट होती हैं डॉट्स और कैसे आपको मजा आने वाला है। अभी मैं इससे भक्ति आंदोलन सूफी मूवमेंट को भी कनेक्ट करूंगा थोड़ी देर में। तो मेलकंकु लिटरेचर इज अ नैरेटिव लिटरेचर, आख्यानात्मक साहित्य है, और ये लव और वॉर के ऊपर बेस्ड है, हीरोइक पोएट्री यानी कि वीर गाथा के ऊपर आधारित है। तमिल लिटरेचर में मित्रों आपको बहुत वीर गाथाएं देखने को मिलेंगी। लोगों का भ्रम है, लोग सोचते हैं, गलत सोचते हैं कि तमिल लिटरेचर से हमें सोसाइटी के बारे में पता लगता है, इकोनॉमी के बारे में पता लगता है, पॉलिटी के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। अरे क्यों नहीं मिलती है पॉलिटी के बारे में तुम्हें जानकारी? तमिल लिटरेचर पॉलिटी के बारे में भी बताता है, क्योंकि मेलकंकु लिटरेचर जो तमिल साहित्य का हिस्सा है, संगम साहित्य का हिस्सा है। तुम कह रहे हो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता नहीं लगता, क्यों नहीं लगता पता पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में? पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी तो पता लगता है, क्योंकि तमिल साहित्य का, संगम साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा मेलकंकु साहित्य तो लव, वॉर और हीरोइक पोएट्री के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेज देखिए। अब आप कहेंगे कि भैया ये आप रॉकी भाई की केजीएफ की इमेज क्यों लिया है? ठीक है, अगर आपने केजीएफ 2 को देखा है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो मेरी आंखों से देख लो। तो केजीएफ 2 के 7वें मिनट पे, 7वें मिनट के आसपास में आपको देखने को मिलेगा कि खुदाई चल रही थी, और उस खुदाई में जो उस पर्टिकुलर मूवी का लीड कैरेक्टर था जिसका नाम था राजा कृष्णप्पा गौतम या रॉकी भाई, तो वो रॉकी भाई की खुदाई के करने के दौरान, एक्सकेवेशन करने के दौरान एक बड़ी सी मूर्ति निकल के आएगी जिसपे पत्थर पे उसकी ड्राइंग पूरी करी गई थी, उसको एनग्रेव किया गया था, मतलब पत्थर पे उसका एक वो था, रेजिंग स्टोन पे उसकी एक फोटो बनी थी। अब ये तो सर 2022 की बात है, आई थिंक ये 2022 में मूवी आई थी, तो 2022 में ये मूवी आई, उसके 7वें मिनट पे ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक रेजिंग स्टोन पे, एक उठे हुए पत्थर पे उसको एनग्रेव किया गया था रॉकी भाई की इमेज को, ऐसा देखने को मिला।
अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हमारी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, संगम साहित्य से? तो भाई मैं आपको बता दूं, जो मेल कंकु लिटरेचर है संगम साहित्य का, जो कि वॉर, लव और हीरोइक पोइट्री के ऊपर बेस्ड है, उस पे अपन को जानकारी मिलती है कि संगम पीरियड में एक प्रैक्टिस होती थी वीराकुल की या नाडु कुल की, और वो वीराकल या नाडु कुल की जो प्रैक्टिस होती थी उस पे भी ऐसी सेम चीज होती थी कि स्टोन, जो रेजिंग स्टोन होता था, जो पत्थर होता था, उस पे किसी वॉरियर की फोटो को, तस्वीर को या इमेज को आप एनग्रेव करके दिखाते थे। तो दिस इज लाइक अ ओल्ड वाइन बट इन न्यू बोटल, क्योंकि ये प्रैक्टिस साउथ में आज से हजारों सालों पहले से चलती आ रही है। इसको वीराकल नाडुकुल की प्रैक्टिस बोलते हैं। तो जो कौन है इसके डायरेक्टर, आई थिंक प्रशांत उनका नाम है, प्रशांत नील उनका नाम है। तो उन्होंने अच्छी होमवर्क इसमें करा था। मुझे नहीं पता कि उनका थॉट प्रोसेस संगम लिटरेचर का नाडुकुल और वीराकुल की प्रैक्टिस वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या एक्सीडेंटली उन्होंने दिखा दिया, या सही में रिसर्च से, एंशिएंट हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश की, वो मुझे नहीं पता। मैं बस ये बता रहा हूं कि दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि इसी प्रकार की संगम लिटरेचर के हिसाब से वीराकल या नाडुकुल की प्रैक्टिस, रेजिंग स्टोन्स पे वॉरियर को रेज किया जाता था। ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगी दक्षिण भारत में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जो मेल कंकु लिटरेचर है ना सर, मेल कंकु लिटरेचर है ना सर, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हीरोइक पोइट्री के बारे में है, वीर गाथा, वारिकुल की प्रैक्टिस, नाडुकुल की प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है। प्रेम के ऊपर आधारित है मेल कंकु लिटरेचर। ठीक है, मतलब एक प्रकार से मटेरियल साइड ऑफ थिंग्स हो गया। भाई दो चीजें होती है इंसान की लाइफ में, एक तो मटेरियल लाइफ होती है, एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है। तो लव, वॉर, ये तो मटेरियल साइड ऑफ थिंग्स है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तरह से मित्रों, जो मेल कंकु लिटरेचर है, ये एक प्रकार से मटेरियल लाइफ को दर्शाती है। मटेरियल लाइफ को दर्शाती है मतलब भौतिकवादी जीवन को दर्शाती है। दूसरी तरफ, मैंने गलती कर दी है, दूसरी तरफ, क्योंकि मैं मेल कंकु लिटरेचर की बात कर रहा था, मैंने यहां पे केल कंकु लिटरेचर को भी ले लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेल कंकु लिटरेचर हो गया, और इसको अपन जो मिट चुका है उसको अपन लिख देते हैं, मिटा के लिख देते हैं। यहां पे अपन इसको लिख देते हैं उपदेशात्मक, सॉरी उपदेशात्मक तो लिखा हुआ है, इसको अपन लिख देते हैं डिडैक्टिक। याद रखना है भैया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इजीली आपको समझा रहे हैं। आमतौर पे इतना इजी होता नहीं है इसको समझना, तो प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। वो मत करो आप गलती जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, जो अनिरुद्ध कनिसेठी की नेचुरल कंप्लेंट है, वैसी एग्जामिनर भी आपसे नेचुरल कंप्लेंट करके आपको नंबर ना दे फिर। तो मेल कंकु लिटरेचर जो है वो मटेरियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है, लव, वॉर और हीरोइक पोइट्री के ऊपर बेस्ड है। इसमें वाराकल, नाडुकुल की प्रैक्टिस, रेजिंग स्टोन पे वॉरियर की फोटो को छापना वाले प्रैक्टिस भी होती है। अब आप कहेंगे कि सर मटेरियल लाइफ हो चुकी है, भौतिकवादी जीवन, इन लोगों के जीवन में क्या? सर एक बात बताइए, हमें स्पिरिचुअल चीजों का महत्व नहीं था क्या सर? क्या इन लोगों के जीवन में सर जो एक आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म वाला पार्ट होता है, आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, उन पे फोकस नहीं था क्या? तो भैया मैं आपको बता दूं कि फोकस स्पिरिचुअल लाइफ पे भी था, और डिडैक्टिक लिटरेचर का मतलब ही उपदेशात्मक होता है कि आप उपदेश दे रहे हो। जैसे आप मोक्ष का उपदेश दे रहे हो कि कहां तुम वॉर में पड़े हो, लव में पड़े हो, निकलो इस भौतिकवादी जीवन की दुनिया से और मोक्ष लो। समझ में आ रहा है? मतलब आप अभी तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, इस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूं। मान लो मैं मेल कंकु लिटरेचर को पढ़ाऊं और मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ में, हा, जीवन क्या प्रेम के ऊपर आधारित जीवन है, हा, जीवन में क्या युद्ध लड़ो, अपने साम्राज्य को बढ़ाओ, अपने साम्राज्य को बढ़ाओ। अचानक से अब एंट्री हो रही है ऋषि अगस्त, और नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हो रहा है। तो साउथ में अब एक माहौल बन रहा है कि नहीं भैया, ये जो वॉर है और ये जो लव है, इसके बियॉन्ड भी जीवन है, इसके बियॉन्ड भी एक आध्यात्मिक जीवन है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? मोक्ष भी है, तो आप मोक्ष की प्राप्ति। तो उपदेशात्मक का मतलब उपदेश दिया कि कहां तुम पड़े हुए हो, प्यार के चक्कर में, युद्धों के चक्कर में, साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में। मोक्ष की प्राप्ति ही इंसान के जीवन का लक्ष्य है।
तो धीरे धीरे जैसे नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हुआ, जैनिज्म बुद्धिज्म के तत्व आना शुरू हुए, फैक्टर्स आना शुरू हुए, तो एक लिटरेचर उससे डेवलप हुआ जो कि केलकंकु लिटरेचर था, जो अपने नेचर में उपदेशात्मक था। आप ऐसे समझो कि ओरिजिनली घूम घूम के इसी तरह से साउथ के लोग जो थे वो लव के लिटरेचर और वॉर के लिटरेचर और हीरोइक पोएट्री के लिटरेचर को एंजॉय कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण संतों का आगमन हुआ और जैनिज्म और बुद्धिज्म की विचारधारा का आगमन हुआ, तो लव और प्रेम का जो लिटरेचर था वो मेलकंकु बन गया। और ड्यू टू द एडवेंस ऑफ ब्राह्मण सेंट्स एंड ड्यू टू द एडवेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एक और लिटरेचर डेवलप हो गया जो कि डिडेक्टिक था, उपदेशात्मक था, उपदेश दे रहा था, जिसका नाम था केलकंकु लिटरेचर। ऐसे आपको इसको याद करना है। अगर आप इसी बात को पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको करना ही होगा सर, इसलिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए ले रहे हैं, तो अगर आप इस बात को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे, द पीपल ऑफ द फार साउथ, द पीपल ऑफ द डिस्टेंट साउथ, एकदम दूर साउथ के क्षेत्र में जो लोग थे वो प्रेम के गीत गा रहे थे, युद्ध के गीत गा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, और ये युद्ध और प्रेम के गीत मतलब मेलकंकु लिटरेचर, मेलकंकु मतलब जो अपने नेचर में नैरेटिव है, नैरेटिव मतलब आख्यानात्मक है। धीरे धीरे मेलकंकु लिटरेचर में ये प्रेम के गीत गा रहे हैं, युद्ध के गीत गा रहे हैं, लेकिन अब ब्राह्मण संतों का आगमन हुआ, बुद्धिस्ट और जैन संतों का आगमन हुआ और उन्होंने उपदेश दिए। उन्होंने एक प्रकार से डिडेक्टिक लिटरेचर को डेवलप करा जो कि आगे चल के कन्वर्ट हुआ केलकंकु लिटरेचर में। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को कि नहीं? अगर आप इसी को और थोड़ा ठीक से देखना चाहते हैं तो आप इसको देखिए। एक तो तोल्कापियम है जो कि तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। एक जो मेलकंकु लिटरेचर है ये नैरेटिव है और ये लव, वॉर और हीरोइक पोएट्री के ऊपर बेस्ड है, हीरोइक पोएट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, शुरुआत में इसी के गीत गा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण संत आए, जैनिज्म बुद्धिज्म की विचारधारा आई, मोक्ष की अवधारणा आई, मोक्ष की फिलोसॉफी आई, तो फिर एक उपदेशात्मक लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ कि कहां तुम लव और प्रेम में पड़े हुए हो और युद्धों में पड़े हुए हो, थोड़े मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहो। तो फिर एक डिडेक्टिक यानी कि उपदेशात्मक, कि आप उपदेश दे रहे हो, तो वो उपदेशात्मक लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ जिसको केलकंकु लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मेलकंकु लिटरेचर और केलकंकु लिटरेचर। आगे बढ़ने से पहले अपन एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग इस बात को समझ पाओ। आप खुद भी इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पूछा गया है। अब जैसे आपने मनी मैकले तो अभी नहीं पढ़ा है, तो आप मनी मैकले को छोड़ दो, लेकिन पहले और दूसरे वाले पे फोकस करो। तो पहला वाला क्या है? तोल्कापियम। तो तोल्कापियम क्या मेजरली फिलोसॉफी के ऊपर आधारित है? तोल्कापियम is not related to majorly related to philosophy. Tolkappiyam is majorly related to what? It is majorly related to Tamil grammar. Kelkanku literature, work of heroic poetry in which heroes are glorified and war are glorified. केलकंकु लिटरेचर एक ऐसा साहित्य है जिसमें हीरोइक पोएट्री यानी कि वीर गाथा के बारे में कहा जाता है, युद्ध के बारे में नहीं सर। केलकंकु लिटरेचर है अपने नेचर में डिडेक्टिक का मतलब उपदेशात्मक, मतलब ये मोक्ष वगैरह की बात करता है। हीरोइक पोएट्री वगैरह के बारे में मेलकंकु लिटरेचर बात करता है। तो ऐसा आपसे कभी पीवाईक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला वाला गलत है आपका, सॉरी पहला वाला भी गलत है आपका, दूसरा वाला भी गलत है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि केलकंकु लिटरेचर जो है वो उपदेशात्मक है, वो मोक्ष वगैरह की बात करता है। हीरोइक वॉर और पोएट्री की बात जो करता है वो मेलकंकु लिटरेचर करता है। अभी अपन तीसरा वाला थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम एज। तो मैं मानता हूं कि चलो मैंने आपको थर्ड वाले स्टेटमेंट के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, उसके बारे में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन पहला पॉइंट देखो, 3 संगम फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ चोलास। सर चोलास के अंडर में नहीं, पांड्यास का पैट्रोनेज था। तीनों की तीनों संगम जो हुई थी वो 197 पांड्यन किंग्स ने हेड करी थी। समझ में आ रहा है आपको? तो चोलास ने हेड नहीं करी थी संगम असेंबलीज को, पांड्या किंग्स ने करी थी। पहला वाला गलत है। नो वर्क फ्रॉम फर्स्ट संगम रिमेन्स एंड फ्रॉम द संगम ओनली फ्रॉम द सेकंड संगम ओनली तोल्कापियम रिमेन्स। पहली संगम से कोई कार्य नहीं मिलता है, दूसरी संगम से मुख्य रूप से तोल्कापियम प्राप्त होता है। ये वाला आपका सही है। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग द संगम पीरियड हेरिडिटरी मोनार्की एग्जिस्टेड। अगर आपको पता नहीं था तो मैंने अपडेट आपको बता दिया है, अपडेट कर लो आप अपने आप को।
जब आप मोनार्कियल ऑर्डर के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा हेरिडेटरी मोनार्की यानी कि जो एक प्रकार से वंशानुगत राजशाही भी यहां पे थी। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे आप देखोगे विथ रेफरेंस टू द संगम एज द टर्म वीराकल रेफर्स टू, तो अगर आप संगम साहित्य की बात करोगे तो वीराकल का मतलब क्या है? तो वीराकल अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग हीरोज स्टोन, तो एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे किंग के मतलब एक प्रकार से हीरोज को स्टोन्स पे रेज किया जाता है। तो बी वाला इसका करेक्ट होगा। आ रही है मेरी बात की समझ में कि नहीं आ रही आप लोगों को? अब जैसे आप ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द संगम एज? संगम वाज अ कॉलेज और असेंबली ऑफ द तमिल पोइट्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड चीफ्स। तो आप इसको पॉज करके करने की कोशिश करना, ठीक है? तो संगम एक ऐसी असेंबली थी, कॉलेज था जिसको पेट्रोनेज मिला था किंग्स वगैरह का, बिल्कुल सही बात है। संगम का मतलब असेंबली वगैरह से ही होता था। द नरेटिव वर्क, जो नरेटिव होता है उसका मतलब हिंदी में होता है उपदेशात्मक। तो पहले डेवलप हुआ था उपदेशात्मक या पहले डेवलप हुआ था आख्यानात्मक? तो पहले एक मिनट, नरेटिव को मैंने गलत लिख दिया है, ऐसी गलती आप एग्जाम में मत करना। डिडेक्टिक होता है उपदेशात्मक, नरेटिव का मतलब होता है आख्यानात्मक, और आख्यानात्मक लिटरेचर जो था वो मेल कंकु लिटरेचर था, उपदेशात्मक केल कंकु था। तो नरेटिव लिटरेचर केल कंकु है, बिल्कुल गलत है। नरेटिव लिटरेचर मेल कंकु था, केल कंकु डिडेक्टिक था, उपदेशात्मक था। तो सेकंड वाला गलत है आपका, पहला वाला सही है। तो इस तरह से मित्रों आप लोगों से यूपीएससी में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। खैर मैं उसी पार्ट पे वापस आता हूं। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड आई होप आप लोग थोड़ी बहुत चीजें समझ पा रहे होंगे। मेरा मेजरली आप लोगों से मित्रों कहने का मतलब है कि तमिल लिटरेचर में एक हो गई तोल्कापियम जो कि ग्रामर के ऊपर है, मेल कंकु लिटरेचर हो गया हीरोइक वॉर पोएट्री लव के ऊपर बेस्ड है। शुरुआत में साउथ के लोग इसी लिटरेचर का डेवलपमेंट करे थे, धीरे धीरे जैनिज्म, बुद्धिज्म और सेंट आए, ब्राह्मण सेंट्स आए, तो इनको उपदेशात्मक लिटरेचर भी डेवलप करा इन्होंने। मतलब क्योंकि नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हो रहा है ना। केल कंकु लिटरेचर बाय द वे इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, it is a classic example of what? It is a classic example of diffusion of culture का classic example है। क्योंकि शुरुआत में साउथ के लोग तो यही वाले गीत गा रहे थे, लव और वॉर, लेकिन जब ड्यू टू द एडवेंट ऑफ ब्राह्मण सेंट, जैन सेंट, बुद्धिस्ट सेंट, एक और लिटरेचर डेवलप हुआ मोक्ष की अवधारणा आने के चलते, जो कि केल कंकु था। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हो रहा था, उसी का क्लासिक एग्जाम्पल है। तो मित्रों अपन ने ये पढ़ लिया तोल्कापियम, अपन ने मेल कंकु पढ़ लिया, अपन ने केल कंकु पढ़ लिया। मेल कंकु लिटरेचर में भी मित्रों अकम और पुरम होते हैं, अकम और पुरम होता है, इसको अपन कभी बाद में देख लेंगे। अभी अपन आते हैं 5 तमिल एपिक्स में, जिसमें से शिल्पादिकरम और मणिमेखलई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कहानियां हैं, ये वाली कहानियां हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मित्रों। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स हैं वो आप लोगों के लिए शानदार सेशन इस सीरीज के अंतर्गत ला रहे हैं। 19 से लेके 30 अक्टूबर तक इसका भरपूर फायदा उठाओ। जैसे मैंने संगम पीरियड पे लिया, दूसरे टीचर भी दूसरे टॉपिक्स पे लेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये मित्रों मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ये 1% भी नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में हम लोग पढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं जान करके आपको पूरी नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 1% भी नहीं है उस चीज का, क्योंकि आप तब है ना पहले के टॉपिक से कनेक्ट करते हुए आ रहे होते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो ज्यादा सेंसफुल बन पाती है, क्योंकि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और टाइमलाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये केवल सैंपल है, मतलब इससे बहुत ज्यादा कुछ कनेक्टेड फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में आपको अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल होता है। अगर आप रिपीटर हो, अगर आप 2023 में दे चुके हो, 22 में एक या एक से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है, ये बैच आपके लिए हमने लॉन्च किया है। अगर आप फाउंडेशन रूप से तैयारी करना चाहते हो, आपको वो भी बैच अवेलेबल है। और एक और बात मित्रों मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने प्रीलिम्स 2024 के कोर्स के लिए ज्वाइन किया तो उसको मेंस का मटेरियल नहीं मिलेगा। हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस बैच को ज्वाइन करो, 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रिकमेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारी चीजों का कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस का एक्सेस नहीं है। जो बच्चे इसमें एनरोल कर रहे हैं उसको इसका भी एक्सेस मिल रहा है, जो बच्चे इसमें एनरोल कर रहे हैं उसको इसका भी एक्सेस मिल रहा है। एक्सेस आपको सब कुछ मिल रहा है। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप अभी से प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन करो, क्योंकि 7-8 महीने बचे, ज्यादा समय नहीं बचा है। अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो एक्सेस आपको अनअकैडमी पे सबका मिल रहा है। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की,
सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि टॉप एजुकेटर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। और इस बार जो हमने और भी अच्छी बात की है वो ये की है, हैंडआउट्स पूरे अपडेट किए हैं सर। आप देख पा रहे हो कि मेरे हैंडआउट को मैं 2023 के क्वेश्चंस का भी एग्जांपल दे रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत अच्छे तरह से हैंडआउट्स यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमने अपडेट किए हैं। ठीक है, तो जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है उससे आप लोग सब परिचित हो। इतने ज्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर है, सुदर्शन सर हो, मृणाल सर हो, सिद्धार्थ अरोरा सर हो, कोई भी टीचर हो, बहुत एक्सपीरियंस से आते हैं। लेकिन वो टीचर का कंटेंट अगर और हैंडआउट दोनों चीजें अपडेट हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। तो वो चीज हमने प्रयास किया है। और अनअकैडमी पे अभी शानदार डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप अनुज यूपीएससी कोड का यूज करके, डिस्काउंट को प्राप्त करके, अनुज यूपीएससी कोड को यूज करके इन सारे बेनिफिट्स को ले सकते हो और आपको सारे टीचर का एक्सेस मिल जाएगा। अब मैं वापस आता हूं 5 तमिल एपिक्स पे। 5 तमिल एपिक्स में मैं वापस आता हूं। हमें अब पढ़ना है शिल्पादिकारम मणिमेखलाई, और इसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है आपको, बस एक कहानी बतानी है मेरे को आपको मणिमेखलाई की, और इसकी कहानी बतानी है शिल्पादिकारम। और कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि शिल्पादिकारम की कहानी जो है ना वो भी लव के ऊपर बेस्ड है। मणिमेखलाई की कहानी भी लव के ऊपर बेस्ड है। शिल्पादिकारम में 3 कैरेक्टर थे सर। शिल्पादिकारम आपका जो एक पूरी कहानी है इसमें मेजरली 3 कैरेक्टर निकल के आते हैं। एक कैरेक्टर है कोवलन, दूसरी कैरेक्टर है कन्नगी, ठीक है, और तीसरी कैरेक्टर है माधवी। तो ये 3 कैरेक्टर आप लोगों के निकल के आते हैं। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर निकल के आते हैं। जो कोवलन है वो एक व्यापारी पुत्र है, बहुत बड़े राजघराने से आते, मदुरई के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। जो कन्नगी है वो भी एक व्यापारी पुत्री है, बहुत बड़े राजघराने से आती हैं, वो भी कोवलन जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफी बार आपकी इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा होता है तो आपके बीच में एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप या वैवाहिक संबंध बन जाता है। तो वही हुआ, दोनों बड़े बड़े राजघराने से आते थे, इनका विवाह हुआ कोवलन कन्नगी का। दोनों लोग एक दूसरे के साथ बड़े खुशहाली से जीवन बिता रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, हैप्पी मैरिड लाइफ थी, बढ़िया व्यापार करते थे और रिच घराने से थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और अचानक से इनके जीवन में माधवी की एंट्री होती है। कोवलन के जीवन में अचानक एक दिन घर से निकल के कुछ दूर चल के जब ये जा रहे थे तो रास्ते में थे माधवी का घर। और माधवी जो थी वो एक नर्तिका थी, मतलब एक डांसर थी। और धीरे धीरे माधवी की खूबसूरती को देखते हुए जो कोवलन थे वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। किसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? माधवी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे माधवी की तरफ इनका आकर्षण इतना बढ़ता जाता है कि ये कन्नगी को छोड़ के माधवी के साथ रहने लग जाते हैं। अब कन्नगी, ये जो शिल्पादिकारम की कहानी है, पायलों की कथा है, इस कहानी में बहुत ही एक आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा पतिव्रता पत्नी है। मतलब अपने जो इनके जो पति हैं जिनका नाम था कोवलन, उनके प्रति इनका बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, शायद जरूरत से ज्यादा था। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब ये जो माधवी के साथ प्रेम प्रसंग के पढ़ने के चलते ये कहीं ना कहीं माधवी के पास चले जाते हैं कोवलन, उसके बावजूद भी ये अपना धैर्य नहीं खोते। कौन? कन्नगी अपना धैर्य नहीं खोती हैं, जो कि कोवलन की वाइफ थी, बल्कि ये पतिव्रता पत्नी की तरह ये सोच रही कि मेरे पति से गलती हो चुकी है और मेरा पति वापस आएगा कभी ना कभी। अब मित्रों, इस प्रकार की सिचुएशन में वर्तमान युग में कोई स्थिति निर्मित होती है तो मैं इस कहानी के थ्रू उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं हिस्टोरिकल एंगल से आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए निकल के आएंगे। ये हो गया, माधवी के साथ ये जीवन जी रहे अपना। धीरे धीरे इनकी पूरी संपत्ति खत्म होती चली गई, कोवलन की रोड पे आ गए। और जब इंसान के जीवन में दुख का समय आता है, डेफिनेटली वो अपने अच्छे समय में की गई गलतियों को सोचता है, उनके बारे में रिग्रेट करता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो नहीं सोचता इंसान, लेकिन जब उसके जीवन में दुख का समय आता है, मतलब यहां पे कोवलन की पूरी संपत्ति समाप्त होती गई धीरे धीरे, और जब
ये सारा क्राइसिस का समय आया, तब कोवलन को रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपनी पत्नी कन्नगी के साथ कितना गलत किया। इस पूरे प्रसंग में उसकी क्या गलती थी, और मैंने माधवी को लेके उसको छोड़ दिया। तो भैया ये अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, दुखी होते हैं, दोबारा कन्नगी के पास जाते हैं, माफी की भीख मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं मुझे माफ कर दो, और कन्नगी इनको खुले मन से एक्सेप्ट कर लेती है। कन्नगी की इनको एक्सेप्ट करने के बाद कोवलन अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकले, तो बहुत सात्वाना और बहुत प्रेरित कर रही हैं इनको कन्नगी कि आप डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, व्यापारी तो गया है ना आपका, पैसा गया है, हाथ का मेले दोबारा आ जाएगा, अरे आप इतने काबिल हो, आप डरते क्यों हो, आप करिए दोबारा से व्यापार को चालू। तो कोवलन में थोड़ी हिम्मत आती है, अब चालू करें तो कैसे करें, एक आपको पूंजी भी चाहिए। तो ये कन्नगी जो होती हैं वो इनको क्या करती हैं, अपनी एक एनकलेट प्रोवाइड करती हैं। कन्नगी जो होती हैं इनको एक एनकलेट प्रोवाइड करती हैं, पायल दे देती हैं, और बोलती हैं आप इसको जाके बेच दो और आप अपने व्यापार को शुरू कर दो, इससे जो भी पैसा आएगा उससे आप अपने व्यापार को शुरू कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो कन्नगी के द्वारा इनको पायल दे दी गई और बोला गया आप बेच दो और जो भी पैसा आए। 1 मिनट रुकिएगा मित्रों, मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूं। जी हां, तो कन्नगी के द्वारा अपनी पायल दे दी गई इनको और बोल दिया गया कि आप इस पायल को बेचो, जो भी पैसा है उससे दोबारा व्यापार शुरू करेंगे। कोवलन जाते हैं मदुरई में इस पायल को लेके एक व्यापारी के पास, एक ज्वेलर के पास, इस पायल को बेचने के लिए। अब जब ये पायल बेचने के लिए जाते हैं तब भाई साहब जो मदुरई का किंग होता है, ठीक है, और जो मदुरई का किंग होता है, समझ में आ रहा है, उसकी पत्नी, उसकी रानी जो होती है, उसकी एक पायल चोरी हो जाती है। दोनों की पायल का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मदुरई का जो किंग था उसकी जो पत्नी थी उसकी पायल चोरी हो गई। अब जब ये ज्वेलर के पास पहुंचा तब कोवलन की स्थिति तो बेकार थी, फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। तो ये ज्वेलर ने सोचा कि यार इतनी कीमती पायल इसके पास कैसे आ गई। अब वो पायल तो कन्नगी को अपने पिताजी ने दहेज में दी थी, समझ में आ रहा है, लेकिन ये डाउट कर रहा है ज्वेलर की कहां से इसके पास इतनी कीमत पायल आ गई। और तभी एक खबर उड़ी कि राजा की पत्नी की एक पायल चोरी हो चुकी है। अब भैया कोवलन भी उसी पैर की पायल लाया जिस 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 वो राजा की भी कोइंसिडेंटली वही पैर की पायल चोरी हुई थी राजा की पत्नी की। तो ये समझ गया ज्वेलर कि भैया दिक्कत है। इसने कहा बैठो, तुम्हें पायल बेचनी है, जो तुम कीमत बोलोगे उस पर बेचेंगे, रुको। और इतने में चोरी छुपे ये राजा के सैनिकों को बता देता है कि आप जिस चोर को ढूंढ रहे हैं, जिसने रानी की पायल को चोरी किया है, वो मेरे सामने बैठा है, आप इसको ले जाओ, चोरी इसको पकड़ लो, जो भी दंड देना है और मुझे अपना प्राइस दे दो। राजा के सैनिक आते हैं, कोवलन को ले जाते हैं मदुरई के राजा के दरबार में, और मदुरई का राजा कोवलन की एक बात नहीं सुनता और कोवलन को मृत्यु दंड दे देता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इस पूरी कहानी में कोवलन की डेथ हुई, जितना अधिक महत्वपूर्ण वो चीजें, उससे भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है कोवलन अपने पति का घर पे इंतजार कर रही पत्नी कन्नगी। वो तो इंतजार कर रही है कि अब अच्छे दिन आए हैं, है ना, इतने समय से क्राइसिस चल रहा था, अब अच्छे दिन आए हैं, कन्नगी वेट कर रही है। और जब कन्नगी को पता लगता है कि मदुरई के राजा ने उनको मृत्यु दंड दिया, तब कन्नगी मदुरई के राजा के दरबार में जाती हैं। वो अपनी दूसरी पायल दिखाती हैं कि अगर मेरे पति ने पायल चोरी की होती तो मेरे पास दूसरी पायल कैसे होती, क्योंकि वो तो रानी के पास भी है, वो मेरे पास भी है। तो तुमने जिस चीज को सोच के मेरे पति को मृत्यु दंड दिया, वो मृत्यु दंड तुमने गलत दिया है, ठीक है। और जब राजा और रानी को मदुरई की बात पता लगती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तब वो आत्मग्लानि से मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है वहीं से आत्मग्लानि से। कन्नगी भयंकर क्रोधित हो जाती हैं, कन्नगी के अंदर से फायर निकलती है, और ऐसा कहा जाता है कि कन्नगी के अंदर से जो फायर निकलती है वो मदुरई के पूरे साम्राज्य को जला देती है। फिर देवता प्रकट होते हैं और कन्नगी के शांत होने के रिक्वेस्ट करते हैं, और बाद में इन्हीं कन्नगी के ऊपर एक पत्नी कल्ट चलाया जाता है, PATTANI, पत्नी कल्ट चलाया जाता है चेरा डायनेस्टी के रूलर सेंगुट वन के द्वारा, सेंगुट वन के द्वारा। और ये जो पूरी कहानी थी, ये है शिल्पादिकरम की कहानी, जो कि तमिल एपिक्स 5 जो है उनमें से एक मुख्य एपिक है। शिल्पादिकरम की कहानी मतलब पायलों की कहानी।
पायलो की कहानी, जिसमें 3 लीड कैरेक्टर थे, और इसी पायलो की कहानी की सबसे मेन लीड कैरेक्टर कन्नगी जो थी, वो कन्नगी के ऊपर एक पत्नी कल्ट चलाया जाता है, बाद में उनको एक देवी के रूप में पूजा जाता है, और वो जो चेरा डायनेस्टी के रूलर थे सेंगुट वन, उन्होंने ये पत्नी कल्ट को चलाया था। और ये शिल्पादिकरम की जो कहानी थी वो चेरा डायनेस्टी के रूलर सेंगुत वन के भाई ने लिखी है, जिसका नाम था एलांको अधिकल। तो एलांको अधिकल के द्वारा ये शिल्पादिकरम की कथा लिखी गई थी, ये शिल्पादिकरम की कहानी लिखी गई थी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो शिल्पादिकरम की कहानी पायलो की कथा है। ओके, सेंगुट वन ने पत्नी कल्ट चलाया था कन्नगी के ऊपर, ठीक है, और एलांको अधिकल के द्वारा वो किताब लिखी गई थी। अब ये लव के ऊपर भी बेस्ड है। मतलब आपसे कभी कोई पूछे कि तमिल लिटरेचर लव पे बेस्ड है क्या, बिल्कुल बेस्ड है, तमिल लिटरेचर लव पे बेस्ड, देख तो सकते हो आप। अब आओ आप इसकी एसोसिएटेड कहानी पे, जिसका नाम था मनी मेखलई। अब मनी मेखलई कौन है? मैंने जैसे कि आपको बताया ये दोनों कहानियां एसोसिएटेड कहानियां है, शिल्पादिकरम और मनी मेखलई। तो मनी मेखलई वाज द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, जो कि एक नर्तिका हुआ करती थी। इन दोनों को एक पुत्री हुई थी और उस पुत्री का नाम था मनी मेखलई। अब ये मनी मेखलई की स्टोरी ये है कि ये भी जो मनी मेखलई थी, ये मनी मेखलई भी अपनी जो माता थी, ठीक है, माधवी, उनकी तरह बहुत खूबसूरत थी। ये भी समझ में आ रहा है, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तो आगे चल के एक चोला डायनेस्टी के रूलर थे, चोला डायनेस्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना संगम पीरियड में चोला, चेरा और पांड्या थे, तो चोला डायनेस्टी के रूलर थे। वो चोला डायनेस्टी के रूलर का नाम था उदय कुमार। तो उदय कुमार नाम के रूलर को इनसे हो जाएगा प्रेम। किससे हो जाएगा प्रेम? मनी मेखलई से। और मनी मेखलई को भी इनसे प्रेम हो जाएगा। तो दोनों के बीच का प्रेम था और दोनों विवाह भी करना चाहते थे। अब दोनों विवाह भी करेंगे और एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंचने वाले थे। और धीरे धीरे साउथ में केलकंकु लिटरेचर आ रहा था, जो कि नेचर में डिडक्टिक था, उपदेशात्मक था, बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह आने लगे थे, मोक्ष की अवधारणा। तो जैसे जैसे इनके बीच की नजदीकी बढ़ रही थी, ये शादी करने ही वाले थे, तभी थोड़ा सा बुद्धिज्म की तरफ झुकाव बढ़ता है मनी मेखलई का। और ये ठान लेती है कि मैं तो बुद्धिस्ट नन बनूंगी, मतलब मैं निर्वाण की प्राप्ति के लिए आगे बनूंगी और मैं वैवाहिक जीवन में एक प्रकार से मैरिड लाइफ में नहीं एंटर करूंगी। इन्होंने इस बात का डिसीजन ले लिया। अब उदय कुमार को जब इस बात की पता लगी तो वो थोड़े से दुखी हुए और वो मनी मेखलई से विवाह करना चाहते थे किसी भी कीमत पे। तब ऐसा कहा जाता है कि मनी मेखलई ने, मतलब उदय कुमार उन्हें भूल जाए, ठीक है, कि मनी मेखलई नाम की कोई महिला थी। इस बात को लेके मनी मेखलई ने काफी समय तक तपस्या करी और तपस्या से इनको कुछ मैजिक प्राप्त हुआ, जिससे ये अपने रूप को चेंज कर सकती थी। रूप चेंज करते ना, रूप को चेंज कर सकती थी। तो ये मनी मेखलई वाज द डॉटर ऑफ माधवी एंड कोवलन। मनी मेखलई जो थी माधवी और कोवलन की पुत्री थी, जो उदय कुमार से प्रेम प्रसंग में थी। बाद में ये उनसे विवाह करना नहीं चाहती, अपने आप को बुद्धिज्म की तरफ डेडिकेट करना चाहती थी। और ये चीज बताती है कि साउथ में कितनी तेजी से केलकंकु लिटरेचर, जो कि उपदेशात्मक था, मोक्ष वगैरह की बात करता था, बुद्धिज्म जैनिज्म की बात कर रहा था, उसका एक्सपेंशन हो रहा था। तो ये बुद्धिज्म की तरफ जाना चाहती है, तपस्या करके इनको मैजिकल चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये अपन को पता लगता है केलकंकु ये अपन को पता लगता है मनी मेखलई से। अब मित्रों, आप लोग यदि सोच रहे हैं ना, तो देखिए आप लोग मेरी बात को समझिए। यूपीएससी 2022 में आया ये प्रश्न है ना। कभी कभी हमें क्या करना होता है कि हमें सही ऑप्शन को चुनना होता है, और कभी कभी हमें जब सही ऑप्शन पता नहीं होता तो हमें 3 गलत को चुनना होता है, ताकि बचा हुआ एक अपने आप सही हो जाए। अब ये जो यूपीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था, आप इसको देखो। पहला ऑप्शन है संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मटेरियल कल्चर। मतलब संगम पोएम्स में किसी भी प्रकार से मटेरियल कल्चर का रेफरेंस नहीं है। एब्सोल्युटली गलत, एब्सोल्युटली गलत। केलकंकु लिटरेचर जो लव और वॉर के ऊपर बेस्ड है, जो हीरोइक पोइट्री के ऊपर बेस्ड है, भाई साहब उसमें मटेरियल कल्चर नहीं है तो उसमें क्या है यार। पहला वाला तो आपका एब्सोल्युटली गलत है। थर्ड वाला देखो, संगम पोएम्स में किसी भी प्रकार का वॉरियर एथिक्स का रेफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली गलत। केलकंकु लिटरेचर में हमें वॉरियर एथिक्स, हीरोइक पोएट्री देखने को मिलती है, और फिर संगम लिटरेचर में हमें वीराकल नाडुकुल की प्रैक्टिस के बारे में पता लगता है, वो भी वॉरियर्स के बारे में है, ये भी गलत है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस इज रेशनल। मतलब
संगम साहित्य में मैजिकल फोर्सेस को, जादुई शक्ति को पूरी तरह से अतार्किक बताया गया है। एब्सोल्युटली गलत। अगर मैजिकल फोर्सेस को, जादुई चीजों को अतार्किक बताया जाता, इरेशनल बताया जाता, तो मनी मेखले की कहानी में जादुई शक्ति मनी मेखले के पास रूप चेंज करके अपने आप को उदय कुमार से बचाने की कैसे आ जाती? तो तार्किक बताया गया है, ना कि अतार्किक बताया गया है। इस तरीके से जब आपको चीजों की नॉलेज होगी तब आप यूपीएससी के एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आम का बाग थोड़ी है कि कोई भी आ गया और आम तोड़ के ले गया और यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल दिया। आम का बाग थोड़ी है भाई साहब, ये यूपीएससी है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इसके अंदर डूब नहीं जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आप अभी तक जो सोच रहे थे ना, ऐसे फायदा मिलेगा जब आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। खैर मित्रों, इसी क्वेश्चन को अगर हमें ट्रिक से सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते? एनी यूपीएससी के 90% केसेस में जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है, जैसे 64 योगिनी टेम्पल इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। क्यों ओनली सर्कुलर टेम्पल होगा? मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, मैं कल को लेके चला गया, बोल दिया यूपीएससी से कि ओनली सर्कुलर टेम्पल 64 योगिनी टेम्पल तो नहीं है, मेरे घर का पीछे का टेम्पल भी सर्कुलर टेम्पल है। अरे भैया, ओनली और एनी जैसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है ना, वो गलत होते हैं 90% केसेस में, 100% में नहीं। तो संगम में एनी वाला गलत हो जाएगा आपका। नो रेफरेंस, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 1 और सी आपके गलत हो गए। अब 2 ऑप्शन में आपको चीजें करनी थी, वो तो खैर सही ही बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मित्रों, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, यू विड फाइंड योर सेल्फ इन ए वेरी वेरी गुड स्पॉट। आप अपने आप को एक बहुत ही प्रकार के अच्छे स्पॉट में प्राप्त करेंगे कि आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। खैर, अभी अपन 5-10 मिनट और भी लेंगे ताकि अपन दूसरी चीजों को कवर कर लें। तो मैं एक बार इसी स्लाइड पे वापस आता हूं। तमिल लिटरेचर, मेलकंकु और केलकंकु लिटरेचर। मेलकंकु लिटरेचर लव, वॉर, हीरोइक पोएट्री। केलकंकु लिटरेचर अपने नेचर में डिडक्टिक है, उपदेशात्मक है, वही थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रही है, आध्यात्मिक जीवन की बात कर रही है। वीराकल, नाडुकुल की प्रैक्टिस की बात कर चुके हैं। टॉप 5 एपिक्स में से मनी मेखले और शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम इस पायलों की कथा कोवलन करनेगी और माधवी के ऊपर आधारित है। और ये जो लिखी गई है आपकी शिल्पादिकरम, इलांको अधिकल ने लिखी है। ये इलांको अधिकल और कोई नहीं है, इलांको अधिकल इज द ब्रदर ऑफ, किसका भाई है ये है किसका भाई? ये है सेंगुट वन का। ये सेंगुट वन कौन है? ये सेंगुट वन वही रूलर है जिसने पत्नी कल्ट चलाया था। किसके ऊपर? कन्नगी के ऊपर पत्नी कल्ट चलाया था। उनको मतलब एक प्रकार से देवी का रूप माना जाता है, तो पत्नी कल्ट चलाया सेंगुट वन ने। समझ में आ रहा है आपको? जो कि एक चेरा डायनेस्टी के रूलर थे, चेरा डायनेस्टी के रूलर थे। और मनी मेखलई जो है, वो मनी मेखलई आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लिखी किसने थी। इलांको अधिकल ने नहीं लिखी थी, किसने लिखी थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मनी मेखलई जो है माधवी की और जो है कोवलन की डॉटर है, और इनके पास मैजिकल फोर्सेस आई थी, उदय कुमार और चोला डायनेस्टी के रूलर, आप याद रखना। तो ये अपना लिटरेचर निकल के आता है। अब मित्रों, आप कहेंगे कि सर लिटरेचर है, आपने सोसाइटी तो पढ़ा ही नहीं। अरे भैया, सोसाइटी के बारे में तो मैं कितना कुछ बताया। सोसाइटी में मैजिकल फोर्सेस को रेशनल माना जाता था। जब नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हुआ तो ये लोग वर्ण सिस्टम के बारे में जाने। जब नॉर्थ का कल्चर साउथ में डिफ्यूज हुआ तो केलकंकु लिटरेचर डेवलप हुआ, जो कि अपने नेचर में डिडक्टिक है, उपदेशात्मक है, तो थोड़ा सा मोक्ष वगैरह की अवधारणा आई। शुरुआत में ये लोग थोड़े से प्रेम और युद्ध की तरफ थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सोसाइटी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा नहीं है सोसाइटी के बारे में नहीं बताया मैंने आपको। मित्रों, एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। यूपीएससी 2013 मेंस में आया था। Though not very important from the point of view of a connected political history of South India, the Sangam literature portrays the social and economic condition of its time with remarkable vividness comment. यद्यपि दक्षिण भारत से जुड़े राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी नहीं, संगम साहित्य अपने समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को उल्लेखनीय सजीवता के साथ वर्णन करती है। टिप्पणी कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में मित्रों ऐसा बोला गया है कि आपको सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है साउथ की, जो संगम लिटरेचर बताती है। और इसमें यह भी बोला गया है कि हालांकि संगम लिटरेचर से इतना ज्यादा राजनीतिक इतिहास के बारे में पता नहीं लगता है। देखो, आप भी एग्री करोगे, मैं भी एग्री करूंगा कि संगम लिटरेचर हमें साउथ की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी बताती है, डेफिनेटली बताती है। क्या बताती है? साउथ की पॉलिटिकल हिस्ट्री वॉर के ऊपर बेस्ड लिटरेचर है,
वीराकल प्रैक्टिस हो रही है, चोला चेरा पांड्या 3 किंग्स रूल करते थे, 3 डायनेस्टी थी। तो ऐसा नहीं है साउथ की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता नहीं लग रहा है अपन को पता। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूपीएससी की डिमांड आपसे सोसाइटी और इकोनॉमिक के बारे में बताने की है। तो मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में तो आज नहीं पढ़ा है, लेकिन आप सोसाइटी के बारे में तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो, जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई है। मित्रों, आज के लेक्चर को मैं एंड करूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। किसी भी एग्जाम में या किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो हमेशा एक बात का आप ध्यान रखो कि यूजिंग द कंटेंट कैसे कर पाओगे। मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उस कंटेंट का आप आंसर राइटिंग में यूज कैसे कर सकते हो। अब जैसे मैं आउट ऑफ द बॉक्स आपको बता रहा हूं, ये जैसे द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स, बट इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट एट द प्रेजेंट। तो जो एक भावना है भारत में, सहिष्णुता की भावना और प्रेम की भावना, ये केवल आज के समय का या प्राचीन समय का एक इंटरेस्टिंग फीचर नहीं है, बल्कि आज का भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। तो जैसे आपको पहले के समय में कैसे एक स्पिरिट थी टॉलरेंस और लव की, वो बताना है। तो यहां आप याद कीजिए, आप सातवाना किंगडम के बारे में नहीं लिख सकते थे। आप याद करो, सातवाना खुद ब्राह्मण होने के बावजूद डिड दे नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म? नागा अर्जुन कोंडा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर और धरनी कोटा जो बुद्धिस्ट साइट थी, वो क्या इनके समय में डेवलपमेंट नहीं हुई? अब ये ब्राह्मण से उसके बावजूद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के लिए, तो ये बताता है स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव, बताता है कि नहीं? तो इस तरह से आप यूजिंग द कंटेंट भी मित्रों थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए। मित्रों, आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। ये कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस को आके देखो, तब आपको पता लगेगा कि प्लस पे कितनी बढ़िया तरह से पढ़ाई होती है। तो अगर आप इन किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो, जो है अनुज यूपीएससी, ANUJ यूपीएससी। इसी तरह के और भी लेक्चर्स टॉप एजुकेटर्स आपके लिए डेली अनअकैडमी की सीरीज के अंतर्गत लाते रहेंगे, जो कि रोज 8 बजे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन का फीडबैक मुझे आप लोगों से जानने का इंतजार रहेगा। अगर मुझे केवल फैक्चुअल बातें पढ़ानी होती उसमें आधे घंटे में मैं पढ़ा देता आपको। मुझे कोई जरूरत नहीं थी लॉर्ड ऑफ द डेक्कन की बात करने की, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने की। लेकिन याद रखना, वैसे आप रिटेन नहीं कर पाओगे चीजों को, आपको समझ में आ जाएगा, बट यूपीएससी में समझ में आना जरूरी है, लेकिन रिटेंशन ऑफ द नॉलेज भी काफी जरूरी होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस सेशन का जितना कॉम्प्रिहेंसिव ये सेशन था, अगर उतना ही कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा, मुझे जानने का इंतजार रहेगा। दूसरी बात, आपने जो एमसीक्यू सॉल्व करे, आप कितने सही सॉल्व कर पाए, वो कोड रेट करो आप कि 6 में से 5 सही कर पाया, 6 में से 4। और टेलीग्राम चैनल को अनअकैडमी के ज्वाइन करो। जय हिंद।